में, तुम लोग के पास में है तो शेयर करना, ठीक है। एंशियंट इंडिया निकाल लो उसमें पीडीएफ में। और उससे पहले एक और काम कर लो कि यहाँ पे देखो इतना हम ना रीजनिंग का तुम लोग का जो कोडिंग और डिकोडिंग वाला टॉपिक नहीं है, अमन सर पढ़ाते हैं ना, तो ये वाला तुम लोग बना सकते हो। ये मेरा नोट्स में था, ये ना याद करने में आसानी होगा। हाँ अब तुम भी न्यू स्टूडेंट है क्या? आओ बैठो। तो तुम ग्रुप में एडिड है? ग्रुप में एडिड नहीं है? ग्रुप में ना हम लूसेंट का किताब भेजा है, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना, अगली क्लास में लेकर के आना उसको, ठीक है। ये वाला जो है ना टॉपिक, ये क्या है मालूम है? कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर में जो अपोजिट लेटर का पेयर होता है, जैसे कि यू का अपोजिट एफ होता है। अपोजिट इन द सेंस कैसे? जैसे ए बी सी डी लिखता है ना हम लोग, तो लेफ्ट टू राइट लिखेंगे और राइट टू लेफ्ट नीचे से जो होता है वो होता है अपोजिट पेयर। जैसे कि ए का जेड होता है, तो यहाँ पे दिया है, आओ अंदर। ए का जेड होता है, ए सबसे पहला है और जेड सबसे लास्ट में, तो ये पेयर बन गया ऑपोजिट वर्ड का। तो कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा समझ आता है, उसमें हेल्प होगा। ये याद करने में आसानी होगा, क्योंकि अगर तुम एग्जाम में ना रफ पेपर में लिखने जाओगे ए बी सी डी करके, उसमें टाइम जाएगा। ये अगर याद रहेगा तो माइंड में कोडिंग डिकोडिंग ना सेकंड्स में बन जाएगा, तुरंत 5-6 सेकंड लगेगा, आंसर आ जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये याद रहेगा, इसको लिख लो कहीं पे, जो रीजनिंग वाला है ना उसी में लिख लो इसको। नहीं, हम खुद पढ़े थे ना, हमको याद थे इस चीज, मेरे को बहुत हेल्प आया था, ये ट्रिक है, ठीक है। इसको हम लोग ना इंग्लिश में कहते हैं न्यूमोनिक्स, शॉर्ट हैंड जो होता है ना, न्यूमोनिक्स कहते हैं। ये ना ब्रेन को याद करने में हेल्प करता है। नहीं तो नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, एबीसीडी लिख करके भी कर सकते हैं ना, ठीक है। ये हाँ हाँ वही वाला जो सर नहीं बताया मन सर, बस वही वाला है। खाली बस हम क्या किए, इसको एक मीनिंग दे दिया है याद करने के लिए, कुछ सेंस बना रहा होगा ना इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे खाली बस अंडरलाइन किया ना, एक पेयर है, सारा सारा पेयर में लिखा हुआ है, ठीक है। उफ बाइलव सर्टेगस ड्यू पीके सीएक्स क्यूजे। लिख लिया सब लोग? चलो एंशिएंट हिस्ट्री निकालो। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग को देखना है प्री हिस्ट्री के बारे में, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री, ठीक है। प्री हिस्ट्री में हम लोग देखे थे पैलोलिथिक एरा, ठीक है, मेसोलिथिक एरा, नियोलिथिक एरा, उसके अलग अलग फीचर्स को हम लोगों ने देखा था। साइट्स कहाँ कहाँ पे होता है वो सब देखा था हम लोग, ठीक है। तो उसका साइट्स वगैरह जो है, देखो यहाँ पे मैप बना है ना इंडिया का, ये जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, ये ना इंडस नदी और उसका ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। इंडस नदी जो होता है, यहाँ पे एक लेक है, तिब्बत में एक लेक पड़ता है जहां से निकलता है, ठीक है। और कुछ कुछ हिमालयाज में ग्लेशियर है, उसका ट्रिब्यूटरीज वहां से निकलता है। सतलज हो गया, झेलम हो गया, चिनाब, रावी, ब्यास, जितने भी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज है, वो जा करके पाकिस्तान में देखो मर्ज होता है मेन इंडस रिवर से, और जाके ड्रेन हो जाता है अरेबियन सी में, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री वाला, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में देखो दिया हुआ है यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पहला दिया हुआ है, पहला टॉपिक। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में भी पहले बता चुके हैं कि ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, ठीक है। हड़प्पन के साथ साथ वर्ल्ड में और भी जगह जगह पर अलग अलग सिविलाइजेशन पैरेलली चल रहे थे, ठीक है। उनका भी नाम बताए थे पिछले क्लास में, क्या क्या नाम था उसका? हड़प्पा के पैरेलली चल रहा था मेसोपोटामिया, याद आया? उसके पैरेलली चल रहा था इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ठीक है। और क्या था? चाइनीज सिविलाइजेशन भी हम लोग देखे थे, ठीक है। ये सारे पैरेलल चल रहे थे और इनका आपस में ट्रेड होता था, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड होता था, सामान का खरीद और बिक्री ये लोग करते थे। पुराने जमाने में करेंसी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, इसलिए ये लोग बार्टर ट्रेडिंग करते थे। बार्टर ट्रेडिंग का मतलब सामान के बदले लेन देन करना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देखो आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन, द मोस्ट एप्रोप्रिएट नेम हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट। हम ये भी बताया था पिछले क्लास में, हड़प्पा नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि पहला शहर का डिस्कवरी हड़प्पा ही था, पहली बार हड़प्पा का ही डिस्कवरी हुआ था, इसलिए इसका सिविलाइजेशन का नाम पड़ा है हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसी सिविलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि इंडस नदी के किनारे ये मिला था, इसीलिए इसका नाम पड़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। आगे देखो दिया यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट सुटेबल नेम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। देखो सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी जो है हम लोग को ना जियोग्राफी में ऐसा दिखता नहीं है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो घाघरा नदी है ना, उसी को माना जाता है कि सरस्वती नदी है। अब एक्सेप्टेड पीरियड देखो यहाँ पे क्या दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन का, 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी, ठीक है। 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक का इसका टाइम पीरियड है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ठीक है। और इसमें देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है वहाँ पे कार्बन 14 डेटिंग। याद करना, हम पिछले क्लास में बताए थे कि इनका जो डेटिंग होता है कैसे पता करता है कि कोई भी मैटर इतना पुराना है। वहां पे हम लोग आइसोटोप को काउंट करते हैं, ठीक है। हर मॉलिक्यूल्स का अलग अलग आइसोटोप्स होता है, ठीक है। तो वहां पे कार्बन का एक आइसोटोप है कार्बन 14 बोल करके, ठीक है। तो कार्बन 14 जितना ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है उतना चीजें पुरानी होती है, ठीक है। तो पुराने जमाने में जो भी हम लोग खुदाई करके कोई भी आर्टिफैक्ट वगैरह पता करते थे, तो उसको पता लगाने के लिए कि उसका एज कितना है, हम लोग कार्बन डेटिंग मेथड यूज करते थे। तो उसमें कार्बन 14 जो है आइसोटोप का नाम है, ठीक है। आइसोटोप की वजह से हम लोग क्या करते हैं, डेट निकालते हैं कितना पुराना कोई चीज है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड। पिछला क्लास में बताए थे ना, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो इंडस वैली किस कैटेगरी में आएगा, प्रोटो हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये तुम लोग अगर क्लास किया होगा तो ऑटोमेटिकली आंसर अटेम्प्ट कर लोगे, या अगर क्वेश्चन बनता है ऐसा तो आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन विच कैटेगरी को बिलोंग करता है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। तो तुम लोग बता सकते हो प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। इंडस वैली, अब देखो स्प्रेड देखना है यहाँ पे कहाँ कहाँ तक फैला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन स्प्रेड ओवर सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न महाराष्ट्र। देखो ये वाला रीजन देख लो मैप में, सारा का सारा रीजन यहीं पर है। महाराष्ट्र यहाँ पे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, और ये पाकिस्तान वाला रीजन, ठीक है। और गुजरात में लोथल एक साइट है जहाँ पे डॉकयार्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है। डॉकयार्ड का मतलब जहाँ पे ना समुद्री जहाज आके खड़ी होती है, पार्क होती है, जहाँ से सामान लोडिंग अनलोडिंग होता है, वो वाला एरिया लोथल में पाया गया है, ठीक है। इसलिए हम लोग लोथल को गुजरात में यहाँ पे देखें। तो पूरा ये जो एरिया है ये पूरा स्प्रेड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे ना, यहाँ पे एक टॉपिक आएगा जहाँ पे पता चलेगा कि वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट क्या है, ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट क्या है और सदर्न मोस्ट एक्सटेंट क्या है। इंडस वैली का वो पॉइंट जहां तक पूरा बाउंड्री है उसका, ठीक है, वो भी देखो यहाँ पे मिलेगा। स्कॉलर्स जनरली बिलीव दैट हड़प्पा, घग्गर, मोहनजोदारो एक्सिस रिप्रेजेंट द हार्टलैंड ऑफ द इंडस वैली। हड़प्पा देखो यहाँ पर है, मोहनजोदारो यहाँ पर है, ठीक है, और घाघरा यहाँ पर है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये 3 अलग अलग प्लेसेस का ट्रायंगल बन रहा है। तो ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है हार्टलैंड को, ठीक है। हार्टलैंड मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट का डिस्कवरी हुआ है, ठीक है। गेट लगा दो कोई यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट दिया हुआ है तुम लोग का नॉर्दर्न मोस्ट साइट। इंडस वैली का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा था, मतलब नॉर्थ में ऐसा कौन सा बाउंड्री है जिसको पार करेंगे तो हम इंडस के बाहर चले जाएंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाहर चले जाएंगे। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट में देखो रोपर दिया है ना, सतलुज नदी के किनारे एक जगह है रोपर, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे मांडा। याद करना जम्मू एंड कश्मीर में जगह है मांडा, इस पॉइंट में पड़ता है एकदम, ठीक है। तो ये पॉइंट के बियॉन्ड जाते हैं तो सिविलाइजेशन बदल जाएगा, कोई दूसरा ट्राइब वगैरह आ जाएंगे वहां पे, इंडस वैली खत्म हो जाएगा, ठीक। अगला है सदर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो यहाँ पे दिया ना दामियाबाद, महाराष्ट्र में एक जगह था, महाराष्ट्र वाला एरिया यहाँ पर है, ठीक है। हाँ, महाराष्ट्र वाला एरिया है जहां पर दामियाबाद है। दामियाबाद बिल्कुल इस पॉइंट पर है, ठीक है। पहले इसका नाम नड़ाइतराव था। हाँ, लेकिन ना अगर नया पुराना नाम पे तो क्वेश्चन ही नया नाम पे आता है। अगर मान लो नाम बदला है या तो कोई नया साइट आया है उस पे आता है। भगत राव पुराने वाले एसएससी वाले एग्जाम में आता था, लेकिन जब से ये नया नाम आया है, ठीक है, उससे अपडेट हो गया है। अब एग्जाम में जब आएगा तो ये वाला आएगा, ठीक है। ज्यादातर ना देखना एसएससी का एक पैटर्न रहा है कि जो नया अपडेट होता है वो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ठीक है, ऊपर में मांडा, नीचे दामियाबाद, ठीक है। अब हम लोग को देखना है ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट, यानी कि ईस्टर्न साइड में मैक्सिमम एक्सटेंट कहां तक फैला हुआ था इंडस वैली, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आलमगीरपुर।
उत्तर प्रदेश में एक जगह है आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर इन यूपी, ठीक है। अब इसका जो पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट, मतलब वेस्ट में कहां तक था, तो प्रेजेंट टाइम में तुम लोग ईरान देखा होगा, ईरान इस साइड पड़ता है। मान लो यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बॉर्डर करता है ईरान, ठीक है। तो ईरान में एक जगह है सुटका गेंडोर, देखो लिखा होगा, ठीक है। तो ये देखो इसका वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट है इंडस वैली का, सारे साइड जो है यहां तक पाए गए ईरान तक, ठीक है। तो ये दिख रहा है 4 पॉइंट, ये 4 अलग अलग कोना है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। साउथ में ना नीचे वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो है पूरा जंगल एरिया हुआ करता था, यहाँ पे ट्राइब्स वगैरह रहते थे अलग अलग, ठीक है। यहाँ तक इसके नीचे बियॉन्ड गया ही नहीं था, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग हिस्सा, इस पे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। मैच द फॉलोइंग आया हुआ था कि नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अगला देखो कैपिटल सिटीज हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। आलमगीरपुर के जो बीच बगल में जो हिंडौल लिखा हुआ है, नदी का नाम है आलमगीरपुर ना, हिंडन नदी एक है यहाँ पे यूपी में, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर नाम का टाउन है। ब्रैकेट में जो दिया है ना, नदी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। याद करने से हिंडन नदी को तुम लोग याद कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन जो है ना इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, थोड़ा डिटेल हो जा रहा है ना, ये खाली इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए दिया है, क्योंकि जीके जीएस दोनों आता है, इसलिए इन्फॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है। अगर याद करते हो तो बेटर है, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि रिवर्स बहुत सारे हैं, साइड्स बहुत सारा है, रिवर बहुत सारा है, कितना नाम याद रखोगे, ठीक है। लाखों में है सब, तो कितना याद रखेंगे। इसीलिए मेन जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जहां से आ रहा है, तुम लोग को पीवाईक्यूज भी देखते रहना है साथ साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस किस नदी से क्वेश्चन आ रहा है, किस किस साइड से क्वेश्चन आ रहा है, वो देखना है। हमको सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमको वो पढ़ना है जो एग्जाम में पूछता है, जो पैटर्न में आ रहा है, क्योंकि पढ़ने का कोई अंत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता है, कहीं भी कुछ भी पढ़ सकते हैं हम लोग, लेकिन तुम लोग को क्या है, तुम लोग को टारगेट है, तुम लोग को एसएससी क्रैक करना तुम लोग का टारगेट है। तो तुम लोग को देखना पड़ेगा कि पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, वही वही रेलिवेंट चीजें पढ़ना है जो एसएससी में आता है, ठीक है। देखो कैपिटल सिटी, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द कैपिटल सिटीज ऑफ हड़प्पन वैली या फिर इंडस वैली। तो 2 कैपिटल सिटीज था, हड़प्पा और मोहनजोदारो, ठीक है। कैपिटल का मतलब समझता है, राजधानी जिसको कहते हैं। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन ये आ गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का राजधानी बताइए, ठीक है, तो वहां पे आंसर लोथल नहीं होगा, कालीबंगन नहीं होगा, 2 ही है बस, या तो हड़प्पा या तो मोहनजोदारो। अगर मान लो इसमें से हो सकता है कोई एक ही ऑप्शन में दिया होगा, तो तुमको एक ही लगाना है, या तो हड़प्पा लगाना है या तो मोहनजोदारो, ठीक है। पोर्ट सिटीज, पोर्ट सिटीज का भी देखो यहाँ दिया हुआ है। पहला पोर्ट सिटी होगा लोथल, ठीक है। लोथल यहां पर है, देखो लोथल, ठीक है, गुजरात में। अब देखना, तुम पोर्ट सिटी जैसे ही बोलेगा, तुम लोग के माइंड में एक चीज आ जाना चाहिए, पोर्ट हमेशा समुद्र के किनारे होता है, इनलैंड में नहीं होता है, मतलब पूरे अंदर में जाकर के नहीं होता है, समुद्र के किनारे ही मिलेगा तुमको, ठीक है। तो पहला हम लोग को मिल गया लोथल। दूसरा क्या है, ठीक है, लोथल हो गया। लोथल के बाद क्या दिया हुआ, इसका नाम दिया सुटका गेंडोर, जो ईरान में है। अब ये भी देखो समुद्र के किनारे है, क्योंकि ईरान जो है ना, उसका भी अरेबियन सी में जाकर के कोस्ट लाइन ओपन होता है, ठीक है। यहां तक मान लो पाकिस्तान है, यहां से ईरान चालू हो गया, ठीक है, यहां पर सुटका गेंडोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी पोर्ट सिटी में आ गया, यहां से भी ट्रेड करते थे, ग्रीक सिविलाइजेशन हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, ठीक है, इनके साथ में, ठीक है। अगला देखो दिया है आलादीनो। आलादीनो मालूम है कहां पर है, पाकिस्तान में। आलादीनो, बालाकोट, कुंटासी, ये 3 अपडेट हुआ है। ये ना पहले लूसेंट में नहीं दिया हुआ था, ये अपडेट होके आया है, ठीक है। कुंटासी, आलादीनो और बालाकोट इसलिए आया क्योंकि बालाकोट का जब एयर स्ट्राइक हुआ ना, तो करंट अफेयर में आ गया, और करंट अफेयर में आ गया तो इसमें अपडेट कर दिया कि बालाकोट कहां पर है, और बालाकोट पाकिस्तान में है, और वो एक इंडस वैली का साइट बन गया, ठीक है। अगला देखो दिया है, एक चार्ट बना हुआ होगा, देखना उसमें, उस चार्ट में सारा फीचर देखो दिया है, किस नदी के किनारे है, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको नदी देख लो, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, मोहनजोदारो किस नदी के किनारे है, ठीक है, और इनके डिस्कवरर का नाम, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनका नाम, कि किसने खोज किया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। जैसे कि हड़प्पा का देखो लिखा है दयाराम साहनी लिखा हुआ है ना, ये याद रखना है, ठीक है। नदी का नाम याद रखना है और डिस्कवरर का नाम रखना है, जो एक्सकवेटर जिनको कहते हैं, ठीक है, जिनके अंडर में सारा खुदाई वगैरह हुआ था वहां का, ठीक है। तो हड़प्पा के लिए देखो दयाराम साहनी, ये याद रखना, ठीक है। मोहनजोदारो में देखो राखलदास बनर्जी दिया हुआ है, इंडस नदी के किनारे राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी के बगल से
माधव सौरभ बत्सा लिखा देखो वो जो बगल में लिखा रहता है ना, वो या तो असिस्टेंट रहते हैं, सुपरवाइजर रहता है, वो लोग रहते हैं। मेन जो हेड था वो दयाराम साहनी था, ठीक है। 1921 लिखा है ना, 1921 में खोज हुआ था हड़प्पा का। उसके पहले हम लोग को पता नहीं था हड़प्पा होता है, ठीक है। तो इसलिए वहां ब्रैकेट मिल गया। नाम देखो, नाम अगेन बहुत सारा है, तो मेन नाम याद रखना है। एग्जाम में जो मेन हेड था ना, उसी को जाना जाता है। अब हम लोग ये तो नहीं जानेंगे ताजमहल को बनाने वाले वर्कर का नाम तो याद रखेंगे नहीं ना, हम खाली उसी को याद रखेंगे जिसने ऑर्डर दिया था, शाहजहां, बस, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी है, हम लोग को ना मेन नाम याद रखना है जिसके देख रेख में पूरा काम हुआ है, जो डिसीजन ले रहा था वहां पर। तो यहाँ पे राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी है, ये लोग डिसीजन लेते थे, ठीक है। अगला देखो चान्हो दारो में मैके दिया। चान्हो दारो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन पूछा भी नहीं था। 2 क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, एक मोहनजोदारो और एक हड़प्पा का। लोथल में देखो SR राव लिखा हुआ है, 1954 में खोज हुआ था इसका, ठीक है। यही तीन चीजें याद करना है, नाम, किस डेट में हुआ था, किस नदी के किनारे है, ठीक है। कालीबंगन देखो दिया हुआ है, घग्गर नदी के किनारे है। अमलनाथ घोष 1951, ठीक है। फिर देखो बनवाली दिया हुआ है, घग्गर नदी के किनारे, हरियाणा। अब देखो एक चीज देखना, जो घग्गर नदी है वो राजस्थान से फ्लो करता है, ठीक है, और तुम्हारा हरियाणा वाले साइड में भी फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कालीबंगन जो है वो तुम्हारा राजस्थान में है, लेकिन यहाँ बनवाली जो है वो हरियाणा में है, ठीक है। RS भिस्त, बनवाली को डिस्कवर कौन किया था? RS भिस्त। धोलावीरा कहाँ? लूनी नदी के किनारे है, राजस्थान और गुजरात। देखो लूनी नदी जो है ना, अगेन ये ना राजस्थान गुजरात दोनों में फ्लो करता है, ठीक है। और इतना टाइम पहले लूनी नदी थोड़ा लंबा हुआ करते थे, क्योंकि पहले के टाइम पे ना मॉनसूनल रेनफॉल थोड़ा ज्यादा होते थे, जिससे कि लूनी नदी में पानी बहता था। धीरे धीरे क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन की वजह से देखना बारिश होने का पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है, लूनी नदी सूखना स्टार्ट हो गया। तो इसका फ्लो जो है ना हम लोग को ज्यादातर राजस्थान में ही देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये बहते बहते सूख जाता है पूरा गर्मी की वजह से, ठीक है। तो धोलावीरा का हो जाएगा गुजरात में, लूनी नदी और JP जोशी 1968-7, ठीक है। आ जाओ अगले पेज में। अब देखो यहाँ पे ना अगले पेज में जो चार्ट बना है वहां पे फीचर्स दिया हुआ है कि हड़प्पा में क्या क्या चीजों का डिस्कवरी हुआ था, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, ठीक है। ये तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में, हड़प्पा में क्या हुआ, मोहनजोदारो में क्या हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ना बहुत सारा चीज दिया हुआ है, एक्स्ट्रा चीज, इसको एक बार जाके तुम लोग घर जाके गो थ्रू करना, ठीक है। मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसका खोज हुआ था वो बता चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि देखो हड़प्पा में दिया ना 6 ग्रैनरी, 2 rows ऑफ 6 ग्रैनरी आया था, मतलब एक रो में 6 ग्रैनरी होते थे। ग्रैनरी का मतलब था जहाँ पे फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं हम लोग, ठीक है। और भी चीजें देखो यहाँ पे दिया, सिमेट्री वगैरह हो गया, स्टोन सिंबल, लिंगम हो गया, योनी हो गया, ये सब चीजें वहां पे फाइंड किए थे। मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ हाउस है, ठीक है। फिर ग्रेट ग्रैनरी फाइंड हुआ था वहां पर, ठीक है। फिर हम लोग को स्टिएटाइट का सील्स मिला था, स्टिएटाइट पत्थर का जो सील्स होता है वो सब वहां पे मिला हुआ था, ठीक है। अब देख लो चान्हो-दारो में क्या क्या मिला था। चान्हो-दारो में सिटाडेल, सिटी विदाउट अ सिटाडेल, मतलब हम बताए थे इंडस वैली का जो जितना भी शहर है, जितने भी बड़े बड़े मेजर सिटीज थे, वहां पर हम लोग को सिटाडेल सिस्टम मिलता था। सिटाडेल क्या था? सिटाडेल एक तरह का ना रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि देखो ये एक प्लेटफॉर्म है ना, रेज्ड है, जमीन से ऊपर उठा हुआ है, कुछ इस तरह का वहां पर भी होता था। लेकिन चान्हो-दारो एकमात्र ऐसा टाउन वहां पे डिस्कवर हुआ है जहाँ पे सिटाडेल नहीं थे, वहां पे सभी लोग एक लेवल ऑफ लैंड पे रहते थे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो वहां पे नहीं फाइंड करती है, इससे इसको यूनिक बनाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर मान लो टफ करने के लिए ये भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा शहर है जो बिना सिटाडेल के था, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक चान्हो-दारो दिया रहेगा, तो आंसर हो जाएगा चान्हो-दारो, ठीक है। अगला देखो दिया है बीड मेकर शॉप, डॉग्स पॉ ऑन दी ब्रिंक, मतलब एक ईटा था जिसके ऊपर ना कुत्ते के पैर का छाप मिला है, ठीक है। अब ये नहीं पता है वो लोग किस चीज के लिए इस्तेमाल करते थे, इसको मेमोरीज के लिए इस्तेमाल करते, या कोई बार्टर एक्सचेंज में इस्तेमाल करते थे, या फिर कुछ बिक्री करने के लिए, या शॉप में शो पीस रखने के लिए इस्तेमाल करते, या पूजा करते होंगे, इसका हम लोग को कुछ पता नहीं है। लेकिन आर्टिफैक्ट में मिला है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको मेंशन करते हैं, क्योंकि ये चीज जो है ये यूनिक बनाती है इन सब चीजों को, ठीक है। अगला देखो क्या दिया हुआ है, टेराकोटा बुलॉक गार्ड, यानी कि छोटे छोटे खिलौने होते थे, टेराकोटा के पत्थर के छोटे छोटे खिलौने पाए गए यहाँ पर, ठीक है। ये पत्थर जो है काफी कॉमन है, और भी जगह पे पाए जाते थे। लोथल में आ जाओ, देखो लोथल में दिया डॉकयार्ड, हाँ ये भी पाया गया। कॉस्मेटिक्स जो होता है ना लेडीज लोग का, लिपस्टिक हो गया, तुम्हारा काजल हो गया, नेल पॉलिश हो गया, ये सब का एविडेंस पाया गया, ठीक है। तभी हम लोग जो है ना अभी भी रिसर्च चल रहा है कि उस जमाने में ये लोग कॉस्मेटिक्स वगैरह कैसे डिस्कवर किए हैं, केमिकल की चीजें होती या फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते थे, ठीक है, उसका डिस्कवरी कैसे होता था। तो ये सब चीजें जो है ना
ये हम लोग को आज भी आश्चर्य में डाल देती है कि जब साइंस का इन्वेंशन बाद में हुआ है, लेकिन इससे पहले ये सब चीजें कैसे आई हैं, ठीक है। तभी हम लोग को जो है कुछ कुछ बातें हैं, क्योंकि देखो इसका स्क्रिप्ट हम लोग को पता नहीं है फुल्ली तरीके से। हड़प्पा का या इंडस वैली का जितने भी सिटीज हैं, यहाँ का स्क्रिप्ट हम लोग को ना पढ़ने में समझ में नहीं आता है, मिल गया है लेकिन समझ में नहीं आता है, इसलिए प्रोटो हिस्ट्री में। तो इसीलिए ना हम लोग अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्क्रिप्ट वगैरह में लिखा क्या है, ठीक है, क्या क्या चीजें लिखी हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, कोई सेंस क्या होता है, वो सब चीजें अभी भी रिसर्च में है, ठीक है। हम लोग को जहाँ तक रिसर्च में हम लोगों ने पता लगा है वो है वैदिक सिविलाइजेशन, जहाँ से संस्कृत भाषा में सब कुछ स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि संस्कृत को समझने का हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम संस्कृत का मीनिंग समझ पाते हैं, हमारे पास स्कॉलर्स हैं जो संस्कृत समझते हैं। इसलिए देखना ऋग वैदिक एरा, लेटर वैदिक एरा के बारे में हम लोग पढ़ करके पता कर पाए हैं कि यहाँ पे इस शब्द का मतलब ये है, इस भगवान की पूजा होती थी, वहाँ पे लोग किस तरह से ट्रेड करते थे उस टाइम में, ठीक है। ये सब चीजें पता इसीलिए कर पाए थे क्योंकि जब आर्यंस लोग आए थे, वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट किए थे, उन लोग का मेन भाषा संस्कृत था, ठीक है। तो संस्कृत को तो हम लोग समझ गए, इसलिए हम लोग हिस्ट्री में उसको आराम से समझ जाते हैं, लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन के पहले वाला जितना भी राइटिंग्स है उसको हम लोग अभी तक अनलॉक नहीं कर पाए, डीकोड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जिस दिन डीकोड हो गया उस दिन हम लोग को पता चल जाएगा कि इंडस वैली में ऐसा क्या टेक्नोलॉजी था जिससे कि हम लोग ये सब चीज पहले से यूज कर रहे थे। तुम लोग बताए थे ना क्रिस क्रॉस रोड, टाउन प्लानिंग के बारे में, हड़प्पा इंडस वैली में ये टाउन प्लानिंग को ये लोग इतना सटीक तरीके से कैसे बनाए, ड्रेनेज सिस्टम का आइडिया इनको कैसे आया, ठीक है। मॉडर्न सिटी आजकल के टाइम पे जो स्मार्ट सिटी होता है वहां पे इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, ये सब बड़े बड़े शहर होते हैं वहां पे ड्रेनेज सिस्टम ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन इंडस वैली में तो आज से 5,000 साल पहले से बना हुआ है, ठीक है। इनको कैसे पता चला, इनको कैसे पता चला आर्किटेक्चर के बारे में, इनको कैसे पता चला इंजीनियरिंग के बारे में, कुछ तो होगा ना। तो वो चीज हमें पता नहीं चल पा रहा है, अभी रिसर्च चल ही रहा है इन पे भी, ठीक है। अगला देखो कालीबंगन, कालीबंगन में देखो दिया हुआ है प्लाउड फील्ड सरफेस। प्लाउड क्या होता है, हल, जो खेत में हल चलाता है ना, तो यहाँ पे वो हम लोग को मिला है, ठीक है। मतलब हल चलाता है तो जमीन कैसा होता है, खुरबुरा हो जाता है, ठीक है। तो उस तरह का एविडेंसेस हम लोग को मिला है, वहाँ पे जमीन के ऊपर में ऐसा रेमनेंट्स मिला है जिसको देख के ये पता चलता है कि वहाँ पे प्लाव का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। फायर अल्टार्स, फायर अल्टार्स देखो मिला है। फायर अल्टार्स क्या होता है, बताए थे पिछले क्लास में। फायर अल्टार्स, फायर अल्टार्स का मतलब होता है हवन कुंड, पूजा वगैरह में हवन कुंड होता है ना, यहाँ पे 7 अलग अलग टाइप्स के फायर अल्टार्स मिले हैं, ठीक है, कालीबंगन में। डेकोरेटेड ब्रिक्स, सजा हुआ ईटा मिला यहाँ पे। व्हील्स ऑफ टॉय कार्ट, छोटे छोटे खिलौने होता है ना, उसमें गोल्ड कलर का चक्का मिला हुआ है, ठीक है, गोल्ड। मेसोपोटामियन सिलिंड्रिकल सील, यहाँ पे मेसोपोटामिया वाला सील पाया गया, इससे ये बात साबित होता है कि कालीबंगन का ट्रेड मेसोपोटामिया के साथ होता था, ठीक है। अगला देखो दिया है बनवाली। बनवाली में क्या है, लैक ऑफ चेस बोर्ड और ग्रिंडिंग पैटर्न टाउन प्लानिंग। बनवाली जो हरियाणा में पाया गया, यहाँ पे टाउन प्लानिंग नहीं था, यहाँ पे लोग ऐसे ही रहते थे, यहाँ पे हैप हैज़ार्ड टाइप का ऊबड़ खाबड़ जमीन होता था, टाउन प्लानिंग अच्छे से नहीं था, ठीक है। लैक ऑफ सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं था बनवाली में, ठीक है। इसे देखना बनवाली को हम लोग कहते हैं ये डिटोरिएटेड फॉर्म ऑफ हड़प्पा था। डिटोरिएटेड का मतलब सबसे बुरी तरह से दिखने वाला हड़प्पा। जैसे हड़प्पा था एकदम सुंदर था, क्रिस क्रॉस रोड थे, ड्रेनेज सिस्टम था, नाली वगैरह बना हुआ था, ठीक है। उसका ठीक उल्टा बनवाली में था, बनवाली में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था ऐसा, ठीक है। अगला देखो दिया क्ले फिगर ऑफ द मदर गॉडेस। अब देखो यहाँ पे ना इंडस वैली में एक और चीज ये पता चला, ये लोग ना भगवान का पूजा करते थे, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि भगवान किस टाइप के थे वो, ठीक है। हम लोग एज्यूम कर करके पता लगाते थे। तो यहाँ पे मिला है ना जो फिगर बना हुआ था टेराकोटा का या फिर क्ले फिगर, उससे पता चलता है कि ये जो बॉडी बनाया गया एक फीमेल का बॉडी है, इसलिए हम लोग यहाँ एज्यूम कर लिए कि ये अगर गॉडेस है तो उसको गॉडेस मानेंगे, गॉडेस होगी कोई, ठीक है। तो मदर गॉडेस का नाम हम लोग एज्यूम करिए उसको कि मदर गॉडेस हो सकती है, जिसका ये लोग पूजा करते थे, ठीक है। ढोलावीरा देखो, ढोलावीरा यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ढोलावीरा एकमात्र ऐसा टाउन था जहां पे पानी का इस्तेमाल, ये लोग पानी को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करते थे, ऐसा इस्तेमाल करते थे कि कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा काम कर पाते थे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखो लिखा है यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, अगर मान लो बरसात में बहुत ज्यादा पानी आता है, तूफान वगैरह में काफी तेजी से पानी बरसता था, उसको स्टोर करने के लिए भी ये लोग कुछ ना कुछ बना के रखते थे, जिसको हम लोग ना इंग्लिश में कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट तो अभी भी है ना, अभी भी हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। इन लोगों को आज से 5,500 साल पहले कैसे पता चला, कौन बताया इनको, यानी कि कुछ तो था जो ये लोग जानते थे, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी था ना, तो वही हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। अगला देखो दिया हुआ है
ग्रेट रिजर्वॉयर, बड़ा बड़ा रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर क्या होता है मालूम है? रिजर्वॉयर जैसे कि ना तुम लोग देखा होगा कुआं होता है, कुआं तो गोल होता है सिलेंड्रिकल, ठीक है। रिजर्वॉयर क्यूबॉइडल शेप का होता है, क्यूबॉइडल होता है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है उसका, तो इस शेप का काफी बड़ा सा होता है वो, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर का मतलब कुछ चीजों को रिजर्व करने के लिए यूज होता है, इसलिए नाम है रिजर्वॉयर, ठीक है। तो पुराने जमाने में पानी को स्टोर करने के लिए रिजर्वॉयर बना है, ठीक है। और वो हम लोग कहाँ मिला है? धोलावीरा में मिला है, ठीक है। पानी को स्टोर करना, इन लोगों को इतना दिमाग था कि ये लोग एज्यूम कर लिए थे कि पानी स्टोर करेंगे तो फ्यूचर में काम आएगा जब पानी नहीं होगा, ठीक है। तो सोचो इन लोगों का समझदारी इतना ऊंचे लेवल तक था, ठीक है। तो इससे अगर हमको पता चल जाए इसके स्क्रिप्ट के बारे में, इंडस वैली का स्क्रिप्ट अनलॉक अगर कर लेते हैं हम लोग, तो हम लोग को बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चलेगा जो आज तक हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। अगला देखो दिया है, ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट। धोलावीरा एकमात्र ऐसा शहर है पूरे इंडस वैली का जिसका शहर 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड था, अपर टाउन, मिडिल टाउन, लोअर टाउन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे सिटाडेल भी पाया जाता है और एक मिडिल टाउन था जो थोड़ा रेज था, ठीक है। 3 लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन यूज्ड फॉर सिविक पर्पस अ स्टेडियम, ठीक है। ये जो है धोलावीरा एकमात्र ऐसा है, ये लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस पाया गया। इंस्क्रिप्शन का मतलब लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा लिखने वाली जो चीजें हैं वो यहाँ पे पाई गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक स्टेडियम भी पाया गया है, ठीक है। अब हमको नहीं पता स्टेडियम किस लिए इस्तेमाल करते थे, हो सकता है कुछ खेल होता होगा यहाँ पे, हमें नहीं पता है उसके बारे में। हो सकता है यहाँ पे कोई पूजा पाठ होता होगा, नहीं पता, अगेन एज्यूम कर सकते हैं हम लोग। स्टेडियम का इस्तेमाल जिस भी तरह से हम लोग करते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आके असम्बल होते हैं, ठीक है, एकजुट होते हैं। तो भाई एकजुट होंगे, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते होंगे ये लोग, हमें नहीं पता। इसलिए हम लोग को पता है कि स्टेडियम टाइप का वो कुछ दिख रहा था जहाँ पे बहुत ही बड़ा सा एरिया है, जहाँ पे वॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के एकोमोडेशन का फैसिलिटी भी है, ठीक है। अगला देखो सुरकोटडा। सुरकोटडा एक जगह है जहाँ पे हम लोग को घोड़े के हड्डी का रेमनेंट मिला है, घोड़े का जो हड्डी होता है ना वो मिला है हमें। ओवल ग्रेव, पॉट ब्यूरियल्स। अब देखो सुरकोटडा में हम लोग क्या क्या मिला है? पॉट ब्यूरियल। पॉट ब्यूरियल क्या होता है मालूम है? जैसे कि इंडस वैली में अगर कोई मरता था उसकी बॉडी को जलाया नहीं जाता था, उसके बॉडी को दफना दिया जाता था। तो ये लोग का दफनाने का अलग अलग तरीका है। तो यहाँ पर सुरकोटडा में एक तरीका था जिसको बड़ा सा घड़ा होता है, उसके अंदर में बॉडी को डाल देते थे और पैक कर देते थे। बॉडी के साथ में, उस शरीर के साथ में उस इंसान का जो कपड़ा होता, जो ज्वेलरीज होता वो भी जाता था। मान लो कुछ खाने पीने का चीज पसंद है तो ग्रेन्स भी जाता था उसके साथ में, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा पॉट एक साथ जब डिस्कवर हुआ, उस पॉट के अंदर में जब कार्बन डेटिंग हम लोग ने किया तो हम लोग को अलग अलग ना एलिमेंट्स मिला, कार्बन, हाइड्रोजन, इन सब के एटम्स हम लोग को मिले। तो उससे ये हम लोग को पता चला कि यहाँ पे डेड बॉडी तो था, उसके साथ ही साथ कुछ ज्वेलरीज भी थी, कुछ खाने पीने के सामान मिले हैं, ठीक है, वो सब यहाँ मिला हुआ है। अगला देखो दामियाबाद जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। वहां पे क्या मिला है? ब्रॉन्ज इमेजेस। ब्रॉन्ज इमेज में क्या मिला हुआ है? सबसे फेमस चैरियटियर विथ चैरियट, ऑक्स, एलिफेंट एंड राइनोसेरस, यानी कि जो सांड होता है उसका हड्डी वगैरह मिला है, रेमनेंट मिला है, फॉसिल्स मिला है, एलिफेंट का फॉसिल मिला है, राइनोसेरस का फॉसिल मिला है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला चैरियट एंड चैरियटियर। इंग्लिश में, हिंदी में इसको क्या कहते हैं मालूम है? चैरियट को हम लोग कहते हैं रथ। महाभारत रामायण में रथ देखा है ना, हम लोग को रथ जैसा सामान यहाँ मिला है। और चैरियटियर मतलब रथ चलाने वाले को चैरियटियर कहते हैं। अब तुम सोचो ये क्या इंडिकेट, किस तरफ इंडिकेट कर रहा है? ये रथ मिला है, ये मिला है, पूजा होता है, मदर गॉडेस है यहाँ पे। ये बता रहा है ना हमारा धर्म हो सकता है काफी पुराना हो सकता है रामायण महाभारत में जो दिखाया गया वो सच हो सकता है। तो ये कुछ कुछ है, क्लू है जो बता रहे हैं यहाँ पे। अब सोचो उस जमाने में ये लोग रथ जैसा चीज बना लिए थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या फिर लड़ाई झगड़ा करने के लिए जो रथ जाता था उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रथ का इस्तेमाल करते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन वो चैरियट जैसा फिगर जो मिला है हम लोग को फॉसिल एविडेंसेस में भी तो मिला है, ठीक है। तो ये क्लू प्रोवाइड करता है इंडियन कल्चर की तरफ में कि हमारा कल्चर और पुराना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जानने को जो हमें नहीं पता है, ठीक है। अगला जो मोहनजोदारो। मोहनजोदारो द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये तो पता है सबसे बड़ा जो सिविलाइजेशन का साइट था वो मोहनजोदारो था, ठीक है। अब देखो जो अपडेट हुआ है ना लेटेस्ट वाला, जो हाल ही में 2017 या 18 का बजट आया था उसमें भी आया हुआ था, राखी घड़ी। राखी घड़ी जो है देखो लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखो दो तुम लोग को याद रखना है, दो यहाँ पे एक ट्रिक हो सकता है। जब क्वेश्चन ने पूछा लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली तब वहां पे नाम आएगा मोहनजोदारो का, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली, इंडियन साइट जो इंडिया में है, राखी घड़ी इंडिया में है, मैक्सिमम जो मोहनजोदारो हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है।
तो जब बोलेगा लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली, तब वहां पे राखी घड़ी बोलना, ऑप्शन में राखी घड़ी होगा, ऑप्शन में तुमको ना कंफ्यूज करने के लिए मोहनजोदड़ो भी दिया रहेगा, समझ में आया? इंडियन साइड बोलेगा तब हाँ, इंडियन साइड बोलेगा तब जाके बोलना है वहां पे राखी घड़ी। इंडियन शब्द नहीं लिखा है क्वेश्चन में, सिंपल मोहनजोदड़ो, ठीक है। कॉमन फीचर ऑफ द मेजर सिटीज हम लोग पढ़ा है, टाउन प्लानिंग था वहां पे, ग्रिड सिस्टम था। ग्रिड मतलब क्या होता है? ग्रिड मतलब बताए थे, हाँ, एकदम 90 डिग्री पे रोड्स वगैरह एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते थे, ठीक है। यूज ऑफ द बर्न्ट ब्रिक, ये लोग ईंट वगैरह बनाते थे, उसको तपा करके भट्टी में जैसे ईंट बनता है, इतना पुराना टेक्नोलॉजी आज भी बनता है ईंट भट्टी में। आज जो हम यूज करते हैं वो इतना पुराना टेक्नोलॉजी है, ठीक है। बर्न करके इनको हाँ, बर्न का मतलब जला करके, ठीक है। आज भी जो भट्टी में बनता है उसको जला के ही तो बनाते हैं हम लोग। तो अभी जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना ईंट बनाने में, वो इतना ही पुराना है, पहली बार यहीं पे मिला था हम लोग को, ठीक है। अगला देखो दिया हुआ है अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, ये तो पढ़े हम लोग कि नदी रोड के किनारे में नीचे नीचे में ड्रेनेज सिस्टम होता था, नाली बना हुआ है बड़ा बड़ा, ठीक है। फोर्टिफाइड सिटाडेल, फोर्टिफाइड सिटाडेल का मतलब जो सिटाडेल हम लोग को जो रेज्ड प्लेटफॉर्म मिला है वो फोर्टिफाइड क्या है? फोर्टिफाइड का मतलब होता है किला बनाया गया था, उसको किले की तरह बनाया गया है। हो सकता है फोर्टिफिकेशन इसीलिए हुआ हो कि वहां पे जब लड़ाई झगड़ा होता होगा तो सभी लोगों को वहां पे सेफली स्टोर कर दिया जाता होगा बचाने के लिए दुश्मनों से, ठीक है। अगला देखो सुरकोटडा दिया है, गुजरात में पाया जाता है सुरकोटडा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ओनली इंडस साइड वेयर रिमेन्स ऑफ अ हॉर्स एक्चुअली हैज बीन फाउंड। सुरकोटडा को इसी पॉइंट से याद रखना है कि यहाँ पे घोड़े का रेमनेंट मिला है, ठीक है। देखो इंडस वैली में ना घोड़े के बारे में लोगों को पता नहीं है। घोड़ा कब आएगा मालूम है? जब इंडस वैली का डिक्लाइन होता है, आर्यंस लोग आते हैं ना, ये लोग घोड़े पे सवार होकर के आते हैं, ठीक है। आर्यंस का सवारी था घोड़ा, वही लोग घोड़े को इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, लेकिन घोड़े का रेमनेंट पाया गया है। हो सकता है घोड़ा होगा यहाँ पे, लेकिन लोगों को पता नहीं, सो घोड़ा लेते हैं, ठीक है, वो तो बाद में पता चला हम लोगों को। तो यहाँ पर घोड़े का रिमेन्स पाया गया है, ये ध्यान में रखना है। वो भी कहाँ पर? सुरकोटडा। तो सुरकोटडा ना उतना फेमस नहीं है, लेकिन इसको इसलिए जाना जाता है कि एकमात्र यही एक ऐसा जगह है जहाँ पे घोड़े का रिमेन्स पाया गया है, ठीक है। सुरकोटडा गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। क्या ये भी इंडस ये वाला डिजाइन है ना, इसको कच्छ कहता है। तो गुजरात का ऊपर वाला हिस्सा कच्छ है, नीचे वाला है काठियावाड़, ठीक है। तो कच्छ रीजन में पाया गया है, ठीक है, कच्छ रीजन। सर ये भी साइट है इंडस वैली का? हाँ, इंडस वैली का साइट है, लेकिन उतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना मोहनजोदड़ो हड़प्पा है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा बहुत बड़ा हो गया, ये छोटा है, लेकिन यहाँ पे कुछ यूनिक चीज पाया गया, इसलिए उसको याद रखें हम लोग, ठीक है। अगला देखो मेन क्रॉप्स दिया हुआ है। इंडस वैली में मेन क्रॉप क्या क्या हम लोग उगाते थे? व्हीट और बार्ली, ठीक है। एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस, लोथल है ना, लोथल के पास में चावल का खेती भी पाया गया, उसका रिमेन्स भी पाया गया है। हम तुमको बताए थे पिछले क्लास में कि चावल वहीं पर उगता है जहाँ पे पानी अवेलेबल होता है ज्यादा मात्रा में। तभी देखना बंगाल का ना शुरू से कल्चर रहा है चावल खाने का। जैसे जैसे तुम ना नॉर्थ की ओर और ऊपर बढ़ोगे दिल्ली के साइड में, देखना चावल से हट करके व्हीट हो जाता है। वहां पे सब लोग गेहूं से बना हुआ सामान खाते हैं, रोटी वगैरह ज्यादा खाते हैं, वहां पे तंदूरी नान होता है, ये सब ज्यादा खाते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग का खाने का कल्चर बना है, ये ज्योग्राफी डिसाइड करता है, क्लाइमेट डिसाइड करता है किस तरह से बनता है। तो देखो लोथल का लोकेशन देखो, ये समुद्र के किनारे है, तो पानी का तो कमी होगा नहीं यहाँ पे। यहाँ की जो सॉइल होगी वो भी इसी के हिसाब से सूटेबल होगी, तो यहाँ पे चावल का खेती आसानी से हो सकता है। वेस्ट बंगाल भी देखो, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ गंगा नदी है, पानी का कमी नहीं होता है, चावल का खेती ज्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। अगला एविडेंस इन लोथल में पाया गया। उसके बाद अदर क्रॉप्स, इन क्रॉप्स को छोड़ करके और भी क्रॉप्स, एग्जाम्पल में डेट, खजूर जो होता है वो भी पाया गया। खजूर उगता है जहाँ पे ना सूखा जगह होता है, रेगिस्तान टाइप का जगह, वहां पे खजूर वगैरह उगते हैं, ठीक है। मस्टर्ड, सरसों हो गया, सीजम हो गया जिसको तिल कहते हैं हम लोग, कॉटन हो गया। इंडस वैली वर द पीपल फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। देखो ये याद रखना है, इंडस वैली के लोगों ने पूरे दुनिया में सबसे पहले कॉटन को यूज करना स्टार्ट किया, ठीक है। कॉटन का सामान यूज किया इन लोगों ने, कपड़ा वगैरह बनाते थे ना ये लोग, साड़ी वगैरह बनाते थे, कॉटन का रहता था, ठीक है। अगला देखना एनिमल्स, किस किस एनिमल्स के बारे में पाया गया यहाँ पे, ठीक है। शीप हो गया, गोट हो गया, हम्प एंड हम्पलेस बुल। यहाँ पे ना देखना एक तरह का ना तुमको इमेज मिलेगा स्टेटाइट पत्थर से बना हुआ, जिसपे ना सांड दिखेगा, एक सांड जिसके पीठ पे ना हम्प निकला हुआ है और एक में हम्प नहीं है, वो भी यहाँ पे पाया गया है, ठीक है। बफेलो हो गया, बोर हो गया, डॉग, कैट, पिग, फाउल, डियर। देखो ढेर सारा एनिमल्स के बारे में डिस्कवरी है यहाँ पे। बोर का मतलब सुअर, सुअर को बोर कहते हैं हम लोग, ठीक है। पिग भी लिखा है, पिग भी कहते हैं, बोर भी कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, देखना सुअर में दो अलग अलग कैटेगरी, एक होता है थोड़ा पिंक कलर का रहता है, एक काला कलर का रहता है। काले वाले को बोर कहते हैं, पिंक वाले को पिग कहते हैं, बस, ठीक है। और नाली वाली में पड़ा नहीं रहता है, वो काला वाला वही है, वही।
टाइगर, राइनोसेरस, कैमल, एलिफेंट, देखो इस सभी जानवरों का इन्वेंशन यहाँ पे पता लगा लिया गया था, लोग इसका यूज भी करते थे। ठीक है, अरे एक बात तुम लोग नोटिस किया होगा, इंडस वैली में ना काऊ यानी गाय, गाय का प्रोमिनेंस ज्यादा नहीं है। सभी जानवरों के साथ गाय भी है, लेकिन गाय उतना प्रोमिनेंट नहीं है। गाय का रेलिवेंस कब बढ़ता है, जब आर्यंस लोग आते हैं इंडस वैली में। अब ये लोग गाय का पूजा करेंगे, गाय से बना हुआ हर सामान, गोबर हो, उसका यूरिन हो, हर चीजों को ना पूजा पाठ में इस्तेमाल करेंगे। तभी देखना हमारे धर्म में जो है ना, गाय का जितना भी प्रोडक्ट है, चाहे दूध हो, गोबर हो, कुछ भी हो, सब इस्तेमाल होता है पूजा पाठ में। ठीक है, ये तब से स्टार्ट होगा जब आर्यंस लोग आते हैं, संस्कृत लैंग्वेज लेकर के आएंगे, पूजा पाठ का पूरा विधि लिखा जाएगा। फिर तुम्हारा वेद हो गया, पुराण हो गया, उपनिषद हो गया, सब में ना पूरा विधि विधान लिखा जाता है। ठीक है, सारा विधि विधान इंडस वैली के टाइम पर है। लायन वॉज नॉट नोन टू द इंडस पीपल, शेर जो था लायन, लायन के बारे में इनको जानकारी नहीं था। फ्रॉम अमारी, अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ इंडियन राइनोसेरस हैज बीन रिपोर्टेड। अमारी एक जगह का नाम है, लिखा है ना पे अमारी, अमारी एक जगह का नाम है जहाँ पे केवल एकमात्र राइनोसेरस का एविडेंस हम लोग को मिला है वहां पे। ठीक है, देयर वाज एक्सटेंसिव इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड। इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड यानी कि जो बाहर देश के साथ में ट्रेड होता है उसको फॉरेन ट्रेड कहते हैं, और अंदर में आपस में ट्रेड होता है उसको इनलैंड ट्रेड कहते हैं। दोनों का यहाँ पे एक्सटेंसिव हम लोग को मिला है। और बाहर में कहाँ तक मिला है, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के जो लोग होते थे उनको सुमेरियंस कहते थे। ठीक है, मॉडर्न डे इराक में पाया जाता है। और बहरीन, बहरीन कहाँ पर है, मिडिल ईस्ट में है, सऊदी अरेबिया के पास में बहरीन है। ठीक है, तो वहां तक हम लोग का ट्रेड होता था हम लोगों के साथ में। ठीक है, अब आ जाओ अगले पेज में। अगले पेज में देखो दिया है कि कौन कौन से मेटल्स पाए गए। मेटल्स का देखो चार्ट मिला है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब। गोल्ड देखो कहाँ कहाँ मिला है, कर्नाटका में। कर्नाटका में ना गोल्ड माइन है जिसका नाम है कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, इसके ऊपर वेब सीरीज बना हुआ है ना, कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ वाला। तो ये एक्चुअली में कर्नाटका में पाया जाता है, कर्नाटक कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, तो गोल्ड कर्नाटका के कोलार में पाया जाता है, अफगानिस्तान में और पर्शिया में। अफगानिस्तान वाला रीजन यहाँ पर है। ठीक है, अफगानिस्तान। ठीक है, और ईरान का पुराना नाम क्या था, पर्शिया। ठीक है, पर्शिया, हिंदी में फारस कहते हैं इसको, फारस नाम था। ठीक है, सिल्वर, चांदी, चांदी कहाँ मिला है, अफगानिस्तान, पर्शिया और साउथ इंडिया। कॉमन है, देखो गोल्ड और सिल्वर का कॉमन है, गोल्ड भी जहाँ है वहाँ सिल्वर भी पाया गया। कॉपर, कॉपर का याद रखना, ये एग्जाम में आया था। कॉपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि कॉपर का जो साइट है वो कहाँ पर है। ऑप्शन में दिया हुआ था खेतरी, राजस्थान। तो यहाँ पे देखो दिया है खेतरी, खेतरी माइंस जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है बार। फिर है बालूचिस्तान, पाकिस्तान में है, और अरेबिया में है। तो कॉपर यहाँ पाया गया था। ठीक है, अगला देखो टिन। टिन कहाँ पाया था, अफगानिस्तान और बिहार। अफगानिस्तान में पाया जाएगा और बिहार में पाया जाएगा। लैपिस लजुली एंड सफायर, ये देखो मेटल नहीं है, ये एक पत्थर है, ब्लू कलर का और रेड कलर का ना ग्लो करता है ये। ठीक है, एक ऐसा पत्थर है जो ट्रांसपेरेंट होता है, ब्लू कलर का और रेड कलर का है, उसका नाम है लैपिस लजुली और सफायर। ये कहाँ पाया गया था, अफगानिस्तान में एक जगह है बदकशान नाम का। ठीक है, बदकशान, वहां पे पाया गया है। अगला है जेड। जेड भी देखो एक पत्थर है, सेंट्रल एशिया में पाया जाता है। ठीक है, हरे कलर का पत्थर होता है ये। फिर है स्टीएटाइट। स्टीएटाइट पत्थर कहाँ पाया गया, ईरान में, शहर सोटका में और किरथार हिल्स। पाकिस्तान में एकमात्र पहाड़ का रीजन है जिसको किरथार रिंग्स हम लोग कहते हैं, सुलेमान और किरथार। ठीक है, तो किरथार के पहाड़ों में ये पाया जाता है स्टीएटाइट। ठीक है, अगला है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट कहाँ पर है, एकमात्र महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर है एगेट, कैल्सिडोनिस और कार्नेलियन। ये कहाँ पाया जाता है, सौराष्ट्र एंड वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया वाला पार्ट और सौराष्ट्र वाला रीजन गुजरात का। ठीक है, यहाँ पे कार्नेलियन पत्थर पाया जाता है। ठीक है, कौन सा पत्थर का नाम है, सब अलग अलग कलर के पत्थर है, कोई नीले कलर का, लाल कलर का, हरे कलर का पत्थर, जिसको ना ज्वेलरीज में लगाने के लिए काम लेते थे। ठीक है, पत्थरों से, तो वो सब ज्वेलरीज में यूज होता था। ठीक है, अगला देखो एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, मतलब जो सामान इंडस वैली से बाहर जाता था। कॉटन जाएगा, टेराकोटा, पॉटरी और बीड्स। बीड्स का मतलब जो मोती का माला नहीं बनाते थे लोग, उसको बीड्स हम लोग कहते थे। ठीक है, कॉन्च शेल। ये कॉन्च शेल क्या होता है, कॉन्च शेल, हाँ क्या कहते हैं हिंदी में, शंख। शंख, अब याद करो, शंख पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं ना, शंख वाला बड़ा साइज का रहता है। छोटा जो शंख होता था ये लोग ना ज्वेलरीज में भी इस्तेमाल करते थे, माला में यूज करते थे, ईयरिंग बनाते थे उससे। ठीक है, आइवरी प्रोडक्ट एंड कॉपर। आइवरी का मतलब होता है जो राइनोसेरस का सींग होता है ना, राइनोसेरस का सींग, उसको आइवरी कहता है। उसको सींग को काट के उसको घिस करके वो लोग डिजाइन बनाते थे और घर पे शोपीस की तरह लगाते थे। ये आज भी होता है फॉरेन कंट्री में, अभी ये बैन है, इलीगल है। आप किसी भी जानवर को मार करके उसका सींग नहीं निकाल सकते हैं,
ठीक है, इंडिया में जो भी लॉ है ना ये मना करता है इसको, ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंस है ये। तो इलीगल तरीके से ना होता है जंगलों में, ठीक है, वहां पे क्या करता है, इसका हड्डी वड्डी काट करके, सींग विंग काट करके, जैसे हाथी का दांत हो गया, डायनासोरस का दांत हो गया, इसको बाहर कंट्री से ना ब्लैक तरीके से भेजा जाता है, ब्लैक मार्केट में, ठीक है। तो इसको जो है ये लोग भी यूज करते थे पुराने जमाने में। तो हो सकता है लोग पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं इसको, लेकिन आज के टाइम पे लोग घर में शो पीस की तरह इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे जगह जैसे चाइना वाला जगह पे इसको पीस के सूप बनाते हैं इसको पीने के लिए, कहते हैं उससे एज आपका कम हो जाता है। तो चाइनीज लोग जाने क्या क्या बनाता है वो लोग। देखो, अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द सिविलाइजेशन वाज दैट आयरन वाज नॉट नोन टू द पीपल। इंडस वैली के लोगों को लोहे का डिस्कवरी अभी तक नहीं पता किए थे लोग, लोहे के बारे में नहीं पता है इनको, कॉपर के बारे में मालूम है, गोल्ड सिल्वर इसके बारे में पता था, ठीक है, लेकिन अभी तक इन लोगों ने लोहे का खोज नहीं किया। लोहे का खोज कब होगा? वैदिक सिविलाइजेशन में, ठीक है। सुमेरियन टेक्स्ट रेफर टू द ट्रेड रिलेशन कॉल्ड मेलुहा। देखो मेलुहा पिंक में लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेलुहा एक जगह का नाम है। मकरन, देखो यहाँ पे ना एक कोस्ट है, पाकिस्तान वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, इसको मकरन कोस्ट कहते हैं, ठीक है। मकरन कोस्ट में कुछ लोग होते थे जो आपस में ना ग्रुप्स में एक जगह से दूसरे जगह बिजनेस करने के लिए जाते थे, ट्रेड करने के लिए जाते थे। उन ग्रुप का नाम है मेलुहा। मेलुहा ट्रेडर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मेलुहा जो है ना ट्रेडर्स लोग का नाम है, ठीक है, जिसको हम लोग गिल्ड भी कहते हैं, गिल्ड, GUILD, गिल्ड सिस्टम, ठीक है। तो ये मेलुहा ट्रेडर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला देखो दिया है, शाटुगई एंड मुंडिका वेयर द इंडस साइट फाउंड इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का दो साइट याद रखना है, एक शाटुगई और मुंडिका, ठीक है, ये दो साइट। अभी तक हम लोग पाकिस्तान का देखे थे, अफगानिस्तान का भी दो साइट दिया हुआ है, ठीक है। सुमेरियन टेक्स्ट, द हड़प्पन वे आर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन, ये तो हम लोग को पता है। अब कॉटन को ना देखो ग्रीक में क्या लिखा है, सिंडोरी, सिंडोरी कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ग्रीक वाला जो सिविलाइजेशन है उसके साथ जब ट्रेड होता था तो उन लोग को कॉटन शब्द नहीं पता है, वो लोग सिंडोरी कहते थे उसको, ठीक है। As there is no evidence of point, barter is assumed to have been normal method। ये तो पता है हम लोगों को कि बार्टर होता था वहाँ पे, कॉइन्स वगैरह का भी इन्वेंशन नहीं हुआ है यहाँ पे। लोथल was the ancient port of the Indus Valley civilization, ये भी पता है हम लोगों को, लोथल। The Indus Valley civilization was primarily urban, ये भी हम लोग को मालूम है, ये जो है एक बहुत ही बड़ा शहर हुआ करता था, ठीक है, शहर। There is no clear cut evidence of the nature of polity, but it seems that ruling authority of the Indus Valley was a class of merchant। एक बात हम लोग क्या पता लगा पाए, एज्यूम कर पाए कि जो रूलिंग क्लास था इंडस वैली का, ये जो है ना एक मर्चेंट का ग्रुप होते थे, जो रूलिंग क्लास थे यहाँ पे, जिनके पास बहुत पैसा होता था, वेल्दी होते थे, जो सीटाडेल के ऊपर वाले शहर में रहते थे, ठीक है, अपर टाउन में। तो वो एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट थे। हो सकता है वो मेलुहा ट्रेडर्स हो, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करने जाते थे और काफी ज्यादा उनके पास में वेल्थ एक्यूमुलेशन हो गया था, ठीक है। द मोस्ट कॉमन फिगर ऑफ द मदर गॉडेस, देखो मदर गॉडेस के बारे में, जिसको मातृ देवी और शक्ति भी कहते हैं हम लोग। हमारे हिंदू धर्म में भी देखो ये मान्यता है ना कि जो मदर गॉडेस को शक्ति देवी से पूजा करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ उस तरह का हम लोग को फिगर पाया गया है जिसमें लोग पूजा करते हैं मदर गॉडेस की, ठीक है। देयर इज एविडेंस ऑफ प्रीवैलेंस ऑफ योनि वर्शिप। योनि का मतलब क्या होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसको योनि कहते हैं। ये लोग उसका भी वर्शिप करते थे। आज के टाइम भी एक ऐसा जगह है जहाँ पे इसका पूजा होता है, फीमेल योनि। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आसाम में जो जगह है कामाख्या देवी, वहां पे ना फीमेल जो देवी है शक्ति, उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पूजा होता है। कहा जाता है कि ना वहां पे आदमियों को घुसना अलाउड नहीं है, खास करके जब पूजा हो रहा होता है, ठीक है। तो ये सब चीज ना इंडिकेट क्या कर रही है कि हमारा सभ्यता उतना पुराना है, हमारे रिलीजन, हमारे धर्म, हमारे कल्चर की चीजें इतनी ज्यादा पुरानी है, ठीक है। अगला देखो दिया है, चीफ मेल डिटी वाज पशुपति महादेव। देखना डायग्राम में तुम लोग ना कभी घर जाके ना तो देखना, एक पशुपति का सील, मतलब एक पत्थर, टेराकोटा का पत्थर था, उसके ऊपर में जैसे शिव भगवान आसन कैसे बैठते हैं वैसे बैठते हैं ना, पूरा एकदम क्रिस क्रॉस लेग करके, पूरा आसन लेकर के, उस तरह का कोई फिगर यहाँ पे ऐसा मिला है सील के ऊपर में। उसके सर पे एक मुकुट है जिसमें 2 सिंह निकला हुआ है, ठीक है। तो इंडस वैली के लोग मानते हैं कि हो सकता है ये कैटल गॉड हो। इनका ना देखना सील के आसपास में कहीं राइनोसेरस, कहीं एलिफेंट, कहीं टाइगर, ये सब बना हुआ है। तो ये देख के हम ये अज्यूम करते हैं कि ये हो सकता है कोई भगवान है जो कैटल्स के भगवान हो, ठीक है। पशुपति, पशुओं के पति, यानी कि कैटल गॉड, ठीक है, पशुपति महादेव। अब लेकिन इनका जो बैठने का तरीका है वो मैच करता है हमारे शिव भगवान से, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्लू है, उनको भी कहते हैं इसीलिए, देखो ये कुछ क्लू मिल रहा है ना हम लोग को, उनका भी तो नाम है ना, पशुपति कहते हैं उनको। क्यों कहते हैं? क्योंकि एंशिएंट टाइम में हम लोग को ऐसा एविडेंस मिला है, ठीक है, पशुपति महादेव, इसलिए उनका नाम भी है पशुपति महादेव, ठीक है।
इसे देखना ब्रैकेट में देखो लिखा है प्रोटो शिवा। प्रोटो शिवा मतलब एक शिवा, शिव भगवान का एक पुराना वर्जन है। प्रोटो का मतलब पुराना वर्जन है, प्राइमरी वर्जन। तो शिव भगवान का आज जो मॉडर्न तस्वीर जो देखते हैं, उनका जो पुराना तस्वीर था ना, प्राइमरी तस्वीर, वो कुछ इस तरह का दिखता था। ठीक है, रिप्रेजेंटेड इन द सीन सिटिंग इन द योगिक पोस्चर। योगा में जो आसन होता है ठीक उसी आसन में बैठा हुआ है, देखो वो। ठीक है, कैटल गॉड जिसको हम लोग कहते हैं। ही सराउंडेड बाय 4 एनिमल, उसके चारों ओर 4 एनिमल है, एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो। ठीक है, 4 कोने में देखना उस सील में 4 अलग अलग एलिफेंट बने हुए हैं। ठीक है, द 2 डियर अपीयर एट हिज फीट, उनके पांव यानी जहां पर उनका क्रिस क्रॉस लेग्ड है, ठीक उसके नीचे 2 हिरण का तस्वीर है वहां पर। ठीक है, देयर वाज अ प्रिवेलेंस ऑफ फैलिक और लिंगम वर्शिप। लिंगम और फैलिक का मतलब क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग लिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखो शिवलिंग का पूजा होता है ना, ये भी एक क्लू बन गया ना। देखो, तो ये सब क्लू है जिसको हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं पता है हम लोगों को। लेकिन कुछ कुछ स्क्रिप्ट है जो बता रहा है कि हो सकता है हमारा धर्म इतना पुराना हो। ठीक है, दुनिया में सबसे पुराना धर्म हो हम लोग का। ठीक है, 10 शिव शक्ति वर्शिप, हम लोग शक्ति की भी पूजा करते हैं जो मदर गॉडेस है, और प्रोटो शिवा का भी पूजा कर रहे हैं, शिव शक्ति वर्शिप। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इन इंडिया अपीयर्स टू हैव बीन पार्ट ऑफ द रिलीजियस बिलीफ ऑफ हड़प्पन पीपल। तो इस बात से हम लोग को ये पता चलता है कि शिव शक्ति का जो पूजा है ये बहुत पुराना है। ठीक है, इतना पुराना है कि वर्ल्ड में और कोई रिलीजन ही नहीं बना होगा उससे। ठीक है, द रिमेन्स एंड relic also reveal that Zul tree, that is animal worship, tree worship are vogue in those days. ठीक है, रिमेन्स एंड relic also reveal, यानी कि यहाँ पे हमें ऐसा भी एविडेंसेस मिला है जहाँ पे हम नेचर की पूजा भी करते थे, जैसे कि पेड़ पौधे की पूजा करना। आज भी देखो पूजा पाठ होता है ना, हम पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, जैसे पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ है ना, पूजा पाठ तुलसी का पेड़ हो गया। ठीक है, सब चीजों की पूजा करते हैं। ये नेचर वर्शिप उतना ही पुराना है जितना ये था। ठीक है, अगला नेक्स्ट पेज में आओ, देखो। देयर इज द एविडेंस ऑफ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट फाउंड मेनली ऑन सील एंड स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड सो फार। डिसाइफर्ड का मतलब डिकोड नहीं हुआ है अभी तक। सील्स जो है ना, हम सील्स का मात्र कुछ ही हिस्सा डिकोड करके पता लगा पाए हैं, जो इमेजेस देख करके हम लोग पता लगाए थे। ये सब कुछ ही पार्ट है सील्स का। तो यहाँ पे देखो वही बात लिखा है, सील्स का मेजर हिस्सा अभी हम लोग पता नहीं लगा पाए, उसमें लिखा क्या है, उसका कोड क्या है, डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखो लिखा है नॉट बीन डिसाइफर्ड सो फार, but overlap of the letter on some of the potsherd from Kalibangan that show that writing was Bostrophendian from the right to left and left to right in alternate lines। कहा जाता है इंडस वैली का जो स्क्रिप्ट है उसमें लिखने का तरीका कैसा मालूम है? पहले ये लोग राइट टू लेफ्ट लिखते हैं और फिर नीचे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कुछ इस तरह से। जैसे कि सेंटेंस लिखना है ना, ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, पहले ऐसे फिर ऐसे, हो गया। देखो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे करके लिखते थे। कालीबंगन में तुम लोग का लेफ्ट राइट देखना है, मेरा नहीं, तुम लोग का देखो। तुम लोग का लेफ्ट ये है, राइट ये वाला है ना, तो पहले क्या होता है? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो इस तरह से लिखने का तरीका कालीबंगन में मिला है। ठीक है, नोट देखो दिया है, नोट अच्छा, ये जो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट लिखने का तरीका है ना, ये एक और क्लू कहाँ देता है मालूम है? जो साउथ इंडिया में जो कल्चर है वो आर्यन कल्चर नहीं, वहाँ द्रविडियन कल्चर है। ठीक है, तो द्रविडियन कल्चर देखना, मलयाली, तेलुगु, कन्नड़ भाषा जो है उस भी ऐसे ही लिखाता है, यहाँ से यहाँ लिखाता है। ठीक है, उसके लिखने का तरीका भी ऐसे ही है। तो ये बात बताता है कि पुराने टाइम में कि यहाँ पे साउथ इंडियन कल्चर का भी ओरिजिन इंडस वैली से जुड़ा हुआ है। इन लोगों को लिखना वगैरह अगर ये लोग सीखे होंगे तो यहीं से सीखे होंगे। ठीक है, ये भी बताता है हमें। द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडस इंडियन कब कॉन्टिनेंट इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट। सबसे पुराना स्क्रिप्ट कौन सा है? हड़प्पन स्क्रिप्ट। ठीक है, बट द ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। देखो यहाँ पे 2 चीज याद रखना है, जब क्वेश्चन में पूछेगा कि ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है तो नाम आएगा उसमें हड़प्पन स्क्रिप्ट। लेकिन डिसाइफर्ड यानी कि सबसे पुराना स्क्रिप्ट कौन सा है जिसको हम डिसाइफर कर रहे हैं, उसमें आ जाएगा ब्राह्मी स्क्रिप्ट। 5th सेंचुरी BC पुराना है वो। ठीक है, यानी कि आज से समझ जाओ 3000 साल पुराना है वो। ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। मोस्ट लेटर इंडियन स्क्रिप्ट डेवलप्ड फ्रॉम ब्राह्मी। हम लोग का जितना भी हिंदी अपभ्रंश भाषा जितने बनी है ना, सब ब्राह्मी स्क्रिप्ट से हम लोग डिराइव किए हैं इसको। ठीक है, अभी जो करंट हिंदी हम लोग बोलते हैं लिखते हैं ना, उसका स्क्रिप्ट का नाम क्या है? अभी जो करंट हिंदी हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पता है, अभी जो करंट हिंदी हम लोग पढ़ते हैं वो देवनागरी स्क्रिप्ट है। ये देवनागरी स्क्रिप्ट ना वहीं से आया है, देखो डिराइव होकर के। जैसे हिंदी भाषा संस्कृत से होकर के आया डिराइव होकर के, वैसे ये स्क्रिप्ट भी वहां से आया है। ठीक है,
अगला देखो स्टीएटाइट वाज मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टीएटाइट पत्थर का इस्तेमाल हम लोग सील बनाने में इस्तेमाल करते थे ज्यादातर। हम्पलेस बुल इज रिप्रेजेंटेड इन मोस्ट ऑफ द इंडियन सील। इंडस वैली का जितना भी सील होता था उसमें हम लोग को ना बुल का इमेज मिलता था। हो सकता है ये बुल जो है एक तरह का हम लोग का रॉयल फिगर हो, रॉयल इमेज हो, जो हम लोग ट्रेड में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनह्यूमेशन और कंप्लीट ब्यूरियल वाज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड, ठीक है। इनह्यूमेशन और कंप्लीट ब्यूरियल मतलब डेड बॉडी को दफनाते थे, जलाने का परंपरा इंडस वैली में नहीं था, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्वास्तिक सिंबल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। ये स्वास्तिक चिन्ह जो है यहाँ पे यूज होता था इंडस वैली में, ठीक है। बिकेम ट्रेस टू इंडस सिविलाइजेशन। आज देखो हम लोग स्वास्तिक को पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, स्वास्तिक का रेलेवेंस है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत रेलेवेंस है स्वास्तिक का, ठीक है। तुम लोग देखना जो एस्ट्रोलॉजर होता है ना, उनके पास यंत्र होता है, कॉपर का यंत्र होता है, उसमें ऐसे स्क्वायर बना होता है, उसमें स्वास्तिक भी बना होता है। वो ना एस्ट्रोलॉजिकल चीजों यानी ग्रह वगैरह नक्षत्र वगैरह पता करने के लिए होता है, ऐसा चीज है। तो ये भी एक क्लू है कि हो सकता है एस्ट्रोलॉजी पुराने जमाने का कोई नॉलेज हो, सीक्रेट नॉलेज, जिसके बारे में हम लोग को बहुत ही कम ज्ञान हो अभी तक बहुत सारी चीजें हम लोग को पता नहीं चली है, ठीक है। इंदिरा इज अक्यूज्ड ऑफ कॉजिंग द डिक्लाइन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। देखो एम व्हीलर लिखा है ना, एम व्हीलर एक हिस्टोरियन का नाम है, वो मानते हैं ना कि इंदिरा की वजह से इंडस वैली का डिक्लाइन हुआ है। अब बताओ इंद्र हम लोग के धर्म में किसको बोला जाता है? गॉड ऑफ थंडर, है ना, इंद्र भगवान। तो ये मानते हैं कि इंडस वैली का जो डिक्लाइन हुआ है ना, हो सकता है ये लोग पूजा पाठ अच्छे से नहीं किए हों, कुछ गलती किए हों, जिसकी वजह से इंद्र गुस्सा होगा, उनके बरसात से या फ्लड से पूरा डिक्लाइन हो गया होगा इंडस वैली का, ठीक है। ये इनका कहना है, ठीक है, एम व्हीलर का। ऋग्वेदा स्पीक्स अ बैटल एट अ नेम कॉल्ड हरियुम्पिया व्हिच हैज बीन आइडेंटिफाइड विद हड़प्पा। जब ऋग्वेदा लिखा गया था ना, ऋग्वेदा में एक बैटल के बारे में नाम आया था जिसका नाम था हरियुम्पा, में एक लड़ाई लड़ी गई थी। तो हरियुम्पा शब्द जो है वो हड़प्पा से मैच करता है, हरियुम्पा हड़प्पा, ठीक है। तो कहा जाता है ऐसा हुआ होगा, आर्यंस का लड़ाई इनके साथ हुआ होगा, आर्यंस इनको हरा दिए होंगे और आर्यंस आकर के पूरा कब्जा कर लिया यहाँ पे, ये भी हुआ होगा, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर बिलीव दैट मेकर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर द्रविडियन। अब देखो एक हिस्टोरियंस का ना एक ऐसा ग्रुप है जो विश्वास रखता है कि शायद ऐसा भी हुआ होगा कि जो द्राविडियन लोग जो साउथ इंडिया में रहते हैं, द्राविडियन हिस्सा देखो ये वाला है, ठीक है, जो विंध्यास माउंटेन है ना, विंध्यास माउंटेन के नीचे वाला जो रीजन है वो द्राविडियन रीजन कहलाता है, ठीक है। तो हो सकता है द्राविडियन लोग जो थे वो आए होंगे ऊपर और यहाँ पे फाइट हुआ होगा, ये लोग हरा दिए होंगे, ठीक है। तो कुछ स्कॉलर्स इस बात में भी विश्वास रखते हैं, ठीक है। कंटेम्पररी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली लाइक मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना, तीन जो थे सिविलाइजेशन जो साथ साथ चल रहे थे वो मेसोपोटामिया है, इजिप्ट है और चाइनीज सिविलाइजेशन है, ठीक है। इसके बाद देखो वैदिक कल्चर स्टार्ट हो जाता है। वैदिक कल्चर में दो अलग अलग पार्ट होगा, अर्ली वैदिक और ऋग्वेदिक। अर्ली वैदिक का देखो टाइम पीरियड दिया है 1500 से लेकर के 620, ठीक है, पूरा वैदिक मिला करके। ओरिजिन ऑफ द होम ऑफ द आर्यंस। अब हम लोग को देखना है जब इंडस का डिक्लाइन होता है, आर्यंस का इन्वेजन होता है, आर्यंस का ओरिजिन क्या था, कहाँ से लोग आए थे। यहाँ पे देखो दिया द लोकेशन ऑफ द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस स्टिल रिमेन्स अ कंट्रोवर्शियल पॉइंट। आज भी हम लोगों को ना एक बातों पर किसी का भी ना एग्रीमेंट नहीं है कि आर्यंस का ओरिजिन क्या था। कुछ लोग बोलते हैं आर्यन सेंट्रल एशिया से आए थे, कुछ लोग बोलते हैं आर्यन ईरान वाले साइड से आए थे, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं अफगानिस्तान से आए थे, ठीक है, सबका अलग अलग मानना है, इसलिए यहाँ पे दिया है कि ये कंट्रोवर्सी है, ठीक है। सम स्कॉलर बिलीव दैट आर्यंस वर नेटिव टू द सॉइल ऑफ इंडिया। कुछ लोग का मानना है आर्यंस इंडिया में रहते थे, ठीक है। तो इन लोगों के आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि आर्यन का ओरिजिन क्या है, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल को आर्यंस आर्यन, हाँ, आर्यंस को ना ज्यादातर माना जाता है एक ग्रुप ऑफ लोग थे जिनका कल्चर अलग था, इनका पहनावा अलग, इनका भाषा अलग था, घोड़े पे सवार होके आए थे और इंडिया वाले साइड में एंट्री किए थे। ये लोग ना सभी के विश्वास में ये लोग एग्रीमेंट करते हैं इस पे, ठीक है, आर्यंस के बारे में। लेकिन सबका अलग अलग मानना है, सब लोग अलग अलग थ्योरी देते हैं कि आर्यंस हो सकता है यहाँ से ओरिजिनेट हुए हो, यहाँ से हुए हो, ठीक है। आर्यंस वर माइग्रेटेड फ्रॉम आउटसाइड सेंट्रल एशिया। मैक्स मुलर जो हिस्टोरियन है ना, बहुत ही ये फेमस हिस्टोरियन है मैक्स मुलर, इनका किताब भी आता है। तो मैक्स मुलर कहते हैं कि आर्यन सेंट्रल एशिया से आते हैं। सेंट्रल एशिया आज के टाइम में कौन कौन सा एरिया है? सेंट्रल एशिया ना, जैसे इंडिया के जो ऊपर वाला हिस्सा है अफगानिस्तान के ऊपर, जहाँ पे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब रीजन है ना, ये तुम्हारा सेंट्रल एशिया वाला रीजन है। तो मैक्स मुलर मानते हैं कि आर्यंस जो आए थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। और बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो थे, ठीक है, वो भी पढ़े लिखे हिस्टोरियन थे, बहुत पढ़ाई लिखाई किए थे। उनका कहना है कि यूरोप या आर्कटिक रीजन से आए थे। सोचो यूरोप कितना दूर है, सेंट्रल एशिया से भी दूर यूरोप है, आर्कटिक भी बहुत दूर है, रशिया के ऊपर साइबेरियन वाला रीजन। तो बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि ये लोग वहां से आए थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ, तो पॉपुलर बिलीफ क्या कहता है? द आर्यंस आर सपोज्ड टू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन सेवरल स्टेजेस और वेव्स ड्यूरिंग
2000 BC टू 1500 BC, सन 2000 से लेके 1500 BC एरा में आर्यंस लोग कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया। तो हम लोग को क्या मानना है? जो पॉपुलर बिलीफ है, आर्यंस लोग सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। अब देखो, एक इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन का मतलब एक लिटरेचर था या कहीं किसी पेज में, कहीं किसी पत्थर पे कुछ लिखावट हम लोग को मिला है, जिसको हम लोग कहते हैं बोजकोई इंस्क्रिप्शन। एशिया में एक जगह है टर्की, टर्की कंट्री के बारे में लोग देखा होगा। टर्की में एक जगह है बोजकोई, बोजकोई में जब खुदाई हुआ था तो वहां से इंस्क्रिप्शन मिला, ठीक है, उसी का नाम है बोजकोई इंस्क्रिप्शन। ये भी एग्जाम में आया हुआ था, बोजकोई इंस्क्रिप्शन वाला, ठीक है, विच मेंशन अबाउट 4 वैदिक गॉड। ऋग वैदिक का जो सोर्स है ना, ये बोजकोई इंस्क्रिप्शन है। वैदिक सिविलाइजेशन का जो इन्फॉर्मेशन है ऋग वैदिक सिविलाइजेशन का, हम लोग को इसी इंस्क्रिप्शन से मिलता है। तो यहाँ से हम लोग को 4 भगवान के बारे में पता चला था, 4 वैदिक गॉड्स। ये ऋग वैदिक टाइम पर 4 भगवानों का नाम क्या क्या था, देखो यहाँ दिया है, इंद्र, वरुण, मित्र और नत्स्य, ठीक है, इंद्र, वरुण, मित्र। आगे आगे हम लोग देखेंगे अलग अलग भगवान का ना क्या क्या काम होता था, क्या क्या फंक्शन होता था, इसमें दिया रहेगा, ठीक है। प्रूवन दैट सेंट्रल एशियन थ्योरी एज होमलैंड, ठीक है। यहाँ पे नत्स्य दिया है ना, हो सकता है नटराज भगवान जो है उनके बारे में होगा ये, ठीक है। वरुण को समझ में आ रहा है। इंद्र, वरुण, मित्र शायद होगा तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, जो गॉड ऑफ फॉरेस्ट नहीं होता है, मित्र, उस तरह का हो सकता है, जैसे कि जो वन में जो रहते हैं ना, वन की देखभाल करते हैं वो। अगेन यहाँ पे हम लोग को ना श्योर शॉर्ट नहीं पता होगा, क्योंकि हम लोग को इंस्क्रिप्शन से खाली पता चल पाया कि नाम क्या है उनका, फंक्शन क्या है, इसके बारे में श्योर नहीं हम लोग इंद्र और वरुण को इसलिए जान पाए ना, क्योंकि हमें जो है ना ये भगवान से रिलेटेड गीता वगैरह में इनका वर्णन मिलता है, तो वहां से हम एज्यूम कर पाए इनके बारे में, ठीक है। ग्रुप दैट केम टू इंडिया फर्स्ट सेटल्ड इन द प्रेजेंट डे फ्रंटियर प्रोविंस इन पंजाब। कहते हैं कि आर्यंस का जो इन्वेजन हुआ है ये एक बार में नहीं हुआ था, ये अलग अलग वेव्स में हुआ था। वेव्स का मतलब अलग अलग ग्रुप में आए थे लोग, अलग अलग ग्रुप्स में आए थे। तो पहला ग्रुप जब आया था तो कहाँ पे आके सेटल हुआ था? पंजाब के एरिया में, ठीक है, ये वाला एरिया। अब देखो सेंट्रल एशिया कहीं इस साइड में है, सेंट्रल एशिया। तो यहाँ से जब आए पहला ग्रुप, तो पहला बॉर्डर पड़ेगा पंजाब वाला, पंजाब में आके सेटल हुए। और पंजाब को ही क्यों चुना गया? पंजाब को कहते हैं हम लोग लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदी जो यहाँ पे आके ड्रेन करती है, ठीक है। नदी अगर रहेगा तो खेती अच्छा होगा ना, आर्यन को एग्रीकल्चर के बारे में पता था, तो ये देख रहे थे कि ऐसा उपजाऊ जमीन चाहिए जहाँ पे पानी का कोई कमी नहीं है, इसलिए देखो पंजाब को चुना गया, लैंड ऑफ 7 रिवर। एक्चुअली 2 रिवर जो है ना पाकिस्तान साइड में है, इंडियन वाला जो पंजाब है वहाँ पे 5 ही नदी है, ठीक है, इसलिए यहाँ 5 रिवर कहते हैं। अगर पाकिस्तान दोनों मिला के देखो तो 7 रिवर हो जाएगा, ठीक है। सप्त सिंधु कहते हैं इसको हम लोग, सप्त सिंधु, पुराने टाइम में दोनों मिला करके था इसलिए सप्त सिंधु। They lived here for many centuries and gradually pushed to the interior to settle in valley of Ganga and Yamuna। शुरू में ये लोग ना इंडस नदी के किनारे रहते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब देखे ना कि यहाँ पे अब हम लोग को सॉइल वगैरह धीरे धीरे कम होते जा रहा है, पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये लोग आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़े तो यहाँ मिला इनको गंगा नदी, गंगा नदी में सेटल हुए, यूपी वाला जो रीजन है गंगा नदी। और धीरे धीरे आगे बढ़े, यहाँ पे बिहार वाला रीजन में आ गए, ठीक है। यहाँ पे और नदियों का संगम मिल गया इनको, ठीक है, यमुना मिल गया, गंगा, घाघरा नदी, गंडक नदी, ये सब यहाँ पे मिल गया इनको। तो अगेन देखो ये लोग ऐसे ऐसे मूव करते गए थे, और जब यहाँ पर पहुंचता है ना तो यहाँ जाते जाते डिस्कवरी होता है आयरन का, लोहे का खोज हो जाता है। और लोहे का जब खोज होता है तब जाकर के यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल किंगडम आता है जिसको हम लोग कहते हैं मगध एम्पायर। मगध एम्पायर वैदिक सिविलाइजेशन के बाद में हम लोग को देखना है राइज ऑफ जनपद और महाजनपद, ठीक है। तो जनपद और महाजनपद में सबसे बड़ा जनपद मगध रहता था, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा आयरन का यूज वहां पर हुआ था। तो वहां के किंग लोग काफी पावरफुल होता है, और तब जाके हम लोग का पहला डायनेस्टी स्टार्ट होता है, ठीक है, हरियंक डायनेस्टी। अब स्टार्ट होगा वहां पे राजा महाराजा, राजा का बेटा राजा बनता है, ठीक है, फिर उसका बेटा फिर राजा बनता है, तो डायनेस्टीज बदलते रहता है वहां पर, ठीक है। तो अभी हम लोग को पहले वैदिक वाला देख लेना है इसमें, ठीक है। देखो वैदिक लिटरेचर, वेदास में हम लोग को लिटरेचर जब हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला नाम आता है ऋग्वेदा का, ठीक है। ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड व्हाइल आर्यन वर स्टिल इन पंजाब। जब पंजाब में लोग आए थे, ऋग्वेदा का लिखना, राइटिंग्स वगैरह स्टार्ट हो गया था इनका। वैदिक लिटरेचर कंप्राइजेस ऑफ 4 लिटरेरी प्रोडक्शंस, ठीक है। पूरा अगर ऋग्वेदा हम लोग देखें, ऋग्वेदा छोड़ करके और भी क्या क्या चीजें लिखी गई थी, तो समहिता, समहिता और वेदा। देखना अलग अलग उस टाइम के जो साइंटिस्ट लोग थे ना उनका नाम होता, जैसे कि चरक हो गया, सुश्रुत हो गया, वाराहमिहिर हो गए, ठीक है। ये सब ना बहुत ही पुराने पुराने साइंटिस्ट लोग हैं, ये जो किताब लिखते थे उसको संहिता कहते थे, ठीक है। ब्राह्मणास, जो ब्राह्मण लोग होते थे, वर्ण अभी हम लोग देखेंगे अलग अलग वर्ण बनता है, यहाँ पे 4 अलग अलग वर्ण बनेगा, ठीक है। तो वर्ण में सबसे ऊंचा वर्ण था ब्राह्मण लोगों का, ठीक है। तो ब्राह्मणास लोग जो किताब लिखते थे या जो इंस्क्रिप्शन लिखते थे उसको ब्राह्मणास कहते थे हम लोग। फिर है आरण्यकास,
पहाड़ क्या बोलते हैं, जंगलों में बैठ करके लिखना। कोई ऋषि मुनि ना कुछ अगर लिखते थे उसको अरण्यकाश कहते थे, जिसको क्या बोलते हैं, जंगलों में बैठ के लिखा जाता था या जंगलों में बैठ के पढ़ा जाता था, उसको कहते थे अरण्यकाश। ठीक है, और इन बाकी सभी चीजों से हट करके जो फिलोसफी के बारे में हम लोग बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी फिलोसफी के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में, वहां पे नाम आता है उपनिषद का। कहा जाता है उपनिषद में ना धर्म के बारे में बात नहीं है, वहां पे एक ऐसा ट्रू नॉलेज है, ट्रू नॉलेज के बारे में बात करता है जो कि फिलोसफी है, फिलोसफिकल टीचिंग्स के बारे में है कि हमारा यूनिवर्स कैसे काम करता है। ठीक है, यूनिवर्स में अलग अलग ग्रह होता है, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स क्या होता है, कुछ साइंटिफिक चीजों का भी वर्णन यहाँ पे मिलता है हम लोगों को। ठीक है, Vedic literature has grown up in the course of time and was really handed down from generation to generation by word of mouth। अब हुआ क्या मालूम है, उस जमाने में ये सारी की सारी नॉलेजेस को गुरु के द्वारा स्टूडेंट को दिया गया, फिर वो स्टूडेंट क्या क्या बड़ा होकर के गुरु बनता है, फिर वो अपने स्टूडेंट को बताता है, तो ये जनरेशन टू जनरेशन ये नॉलेज ट्रांसफर होता गया। ठीक है, एक टाइम हुआ करता था, बोलो क्या बोल रही है, श्रुति, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, जो ज्ञान को हम केवल मुंह से बोल करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भेजते हैं उसको श्रुति कहते हैं, और जिस ज्ञान को हम लिख देते हैं उसको स्मृति कहते हैं। स्मृति और श्रुति, श्रुति का मतलब ओरल ट्रेडिशन, स्मृति मतलब रिटर्न, श्रुति इसीलिए कहते हैं, इसीलिए कहते हैं, समझ में आया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर आर वेदास। वेदास आर ऑल्सो कॉल्ड अपारुषीय, नॉट क्रिएटेड बाई मैन बट गॉड गिफ्टेड। वेदास को ना आर्य लोग मानते हैं कि ये इंसानों द्वारा नहीं लिखा गया, देवताओं के द्वारा लिखा गया और हमें गिफ्ट किया गया है। ठीक है, नित्य दैट इज एग्जिस्टिंग ऑफ ऑल द इटर्निटी। नित्य को क्या हम लोग कहते हैं, रियलिटी, एग्जिस्टिंग रियलिटी, जो अभी हम लोग जो इस टाइम पीरियड में रह रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं नित्य, अकॉर्डिंग टू आर्यन फिलोसफी। लोग बात क्यों कर रहे हैं, बात मत करो भाई, डिस्टर्ब होगा ना लोग को। अगला पेज में आ जाओ, देखो अगला पेज में क्या दिया है, देयर आर 4 वेदास है, तो हम लोग को पता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, द फर्स्ट 3 वर जॉइंटली कॉल्ड वेदत्रय, ये भी बताए थे। पहला 3 जो है ना उसको एक साथ हम लोग क्या कहता है, वेदत्रय, ट्रायो ऑफ द वेदास। वेदत्रय मतलब 3 वेदास के ग्रुप को वेदत्रय कहते हैं हम लोग। ऑफ द 4 वेदा, ऋग्वेदा इज द कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, द ओल्डेस्ट टेक्स्ट। हम लोग को पता है ऋग्वेदा सबसे पुराना है, इसके अंदर सबसे ज्यादा मंत्र वगैरह, लिरिक्स वगैरह ये सब लिखे हुए हैं। ठीक है, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ द मैनकाइंड। इंसानों का जो हिस्ट्री है, सबसे पहला किताब जो है उसको ऋग्वेदा को कहा जाता है। फर्स्ट टेस्टामेंट मतलब फर्स्ट एविडेंस। इंसानों का अगर एविडेंस चाहते हैं आप तो ऋग्वेदा में हम लोग को मिलेगा। ठीक है, द ऋग्वेदा कंटेन्स 102 1000 से भी ज्यादा मंत्र है इसके अंदर। अलग अलग मंत्र को अलग अलग चैप्टर्स में लिखा है जिसको लोग मंडलास कहते हैं। तो यहाँ पे टोटल 10 मंडला है। 6 मंडला दैट इज 2nd to 7th आर कॉल्ड गोत्र और वंश मंडला। हम लोग देखो गोत्र के बारे में बात करता है, गोत्र होता है, कुल होता है, ये सब कहाँ लिखा गया है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में बताया गया हर अलग अलग आर्यंस का क्या क्या गोत्र होता है, इसका कुल क्या क्या होता है, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो आज जो पंडित जी लोग पता नहीं लगाते, वो सब देखो ऋग्वेदा पढ़े रहते हैं, ऋग्वेदा पढ़े इसलिए उनको पता होता है। ठीक है, हम लोग का देखना जो जन्म पत्री बनता है ना, पूरा का पूरा कुंडली बनता है, वो सब इसमें देखा जाता है, गोत्र वगैरह, कुल देवता देखा जाता है ये सब। ठीक है, तो वहां पे एक चैप्टर है ऋग्वेद में जिसका नाम है गोत्र या फिर वंश मंडला, कुल ग्रंथ भी कहते हैं इसको, उसी में सारा कैटेगराइजेशन दिया हुआ है। द 1st and 10th मंडला सेड टू हैव बीन एडेड लेटर। पहला चैप्टर और जो 10वां चैप्टर है वो बाद में ऐड हुआ है। ठीक है, ऋग्वेदा में 2nd चैप्टर से स्टार्ट हुआ था शुरू में, 2nd हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ऐसे करके 1st और 10th वाले को सबसे बाद में जोड़ा गया। ठीक है, द 10th मंडला कंटेन्स द फेमस पुरुष सूक्त। ठीक है, जो 10वां चैप्टर है ऋग्वेद में उसको पुरुष सूक्त कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसी के अंदर 4 वर्ण के बारे में बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 वर्ण ना वो एकदम आखिरी चैप्टर में दिया गया था, जो सबसे बाद में ऐड हुआ है। ठीक है, द हिम ऑफ द ऋग्वेदा इज आल्सो रिसाइटेड बाय होत्री। ऋग्वेदा के मंत्रों को पढ़ने वाले को क्या कहते थे? होत्री। ठीक है, पुरुष सूक्त नाम है 10वें मंडला का जो चैप्टर है। पुरुष सूक्त में कहा गया कि हर आर्यन का अलग अलग वर्ण होगा। ठीक है, किस तरह का काम वो करता है। अगर टीचिंग वाला काम कर रहा है तो ब्राह्मण होगा, अगर वो सबको प्रोटेक्ट करने का काम करता है तो वॉरियर क्लास का है तो क्षत्रिय होगा, अगर वो ट्रेड करता है तो वैश्य होगा, और बाकी सबकी सेवा कर रहा है तीनों वर्णों की तो वो शूद्र होगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर 4 वर्ण बने थे वहां पर। ठीक है, सामवेद, बुक ऑफ चांट। ठीक है, यहाँ पे सारा इंचैंटमेंट लिखा है। ठीक है, वहां पे 1500 से ज्यादा मंत्र हम लोग को मिलेंगे। ऑल हिम्स एक्सक्लूडिंग 75 टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा, कुछ ऋग्वेदा से कॉपी किया गया है। द हिम्स ऑफ द सामवेद रिसाइटेड बाय उगात्री।
सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उगात्री। ऋग्वेद को कहते हैं होत्री। तो ये क्वेश्चन आ सकता है मैच द फॉलोइंग वाला, ठीक है, कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, सामवेद वाले को क्या कहते हैं, ठीक है। दिस वेदा इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक। सामवेद को हम लोग कहते हैं ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक। हमारे भारतीय संगीत का जो इन्वेंशन, जो खोज हुआ है, उसका स्रोत कहाँ पाया जाता है? सामवेद में, ठीक है। जो क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल संगीत नहीं होता है, वीणा से बजाया जाता है, वो सारा का सारा संगीत का ओरिजिन यहाँ पर है, सामवेद में। जो सा रे गामा सुर है ना, वो सब यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ठीक है। जो भी क्लासिकल म्यूजिक का क्लासेस करेंगे ना, उनको ना एक बार जो टीचर लोग हैं, म्यूजिक के टीचर, वो बताते हैं इसके बारे में कि आपको अगर शुरुआत करना है तो सामवेद से शुरुआत किया जाता है। उसी में वो सुर और ताल के बारे में पता चलता है हम लोगों को, ठीक है। यजुर्वेद, यजुर्वेद की किसके बारे में बात किया है? सैक्रिफिशियल प्रेयर, ठीक है। जहाँ पे हम कोई बलिदान जब देने जाते हैं तो उस केस में जो मंत्रों का जाप करना होता है वो कहाँ पे दिया है? यजुर्वेद में। रिचुअल वेदा, द हिम्स आर रिसाइटेड बाय अधर यूज। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अधर्वयु। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में डिवाइडेड है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। तभी देखना ज्योतिष शास्त्र में 2 महीने में 2 पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, यहीं से आया। देखो कृष्ण यजुर्वेद में कृष्ण पक्ष के बारे में बताया गया, शुक्ल यजुर्वेद में शुक्ल पक्ष के बारे में बताया गया। इन कंट्रास्ट टू द फर्स्ट टू विच आर वर्स एंटायरली, दिस वन इज बोथ वर्स एंड प्रोज। वर्स और प्रोज का मतलब क्या होता है? ये पोयम के फॉर्म में भी है और कहानी के फॉर्म में भी है, ठीक है। अथर्ववेद, बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला। टोना टोटका होता है ना, जादू मंत्र एकदम, वो वाला देखो यहाँ पर है। औषधि के बारे में, मतलब जो आयुर्वेद होता है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फोर्थ एंड द लास्ट वन कंटेन चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ इविल्स एंड डिजीज। झाड़ फूक होता नहीं है, झाड़ फूक करता है ना, देखो उसका भी यहाँ पे दिया हुआ है अथर्ववेद में। लोग बीमारियों को या फिर किसी भूत प्रेत को भगाने के लिए यहाँ पे मंत्र दिया था, ठीक है। वेरी लॉन्ग टाइम इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरीज ऑफ वेदा। शुरू में ना इसको वेदास में रखते नहीं थे, क्योंकि इस पे जो है ना विश्वास करना थोड़ा सा डाउटफुल होता था। बाद में जाकर के आया ये, क्योंकि इसमें जो मंत्रों का यूज करते थे वो ऋग्वेदा से लिया गया था, इसलिए इसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। अब ब्राह्मणास देखो क्या, द ब्राह्मणास एक्सप्लेन द हिम्स ऑफ द वेदास। ब्राह्मणास जो होते थे वो हर वेदास का एक्सप्लेनेशन है, एक तरह का गाइड बुक होता था, क्योंकि ओरिजिनल वेदास जो है जिस भाषा में लिखा हुआ है वो तो डायरेक्टली बता रहा है सब कुछ। उसको पढ़ने के लिए आपको ब्राह्मणास पढ़ना पड़ेगा। ब्राह्मणास में उसका मीनिंग दिया हुआ है। जैसे अभी हम लोग गीता पढ़ेंगे ना, ओरिजिनल वाला समझ में नहीं आएगा क्योंकि संस्कृत में है, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दिया होगा तब जाके समझ में आएगा। तो ब्राह्मणास एक तरह का एक्सप्लेनेशन होता था, एक समरी होता था जो पूरे ऋग्वेद को समझाता था, ठीक है। क्योंकि ब्राह्मणास को लिखने वाले कौन होते थे? ब्राह्मण लोग होते थे, वो उनको संस्कृत आता था तो वो लिख करके एक बुक बना दिया ब्राह्मणास, ठीक है। दे आर रिटन इन प्रोज एंड रिचुअलिस्टिक इन नेचर। मंत्रों के फॉर्म में भी होता है और पोयम के फॉर्म में भी होता है। ब्राह्मणा मीन्स सैक्रिफाइस। ब्रह्मा का मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइस। द वेरियस सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल हैव बीन एलैबोरेटली डिस्कस्ड इन ब्राह्मणास। अलग अलग विधि विधान के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, जिस विधि विधान के बारे में ऋग्वेदा में मेंशन है, ठीक है। एवरी वेदा हैज अ सेवरल ब्राह्मणास अटैच्ड टू इट। तो इसका मतलब जो 4 अलग अलग वेद है, चारों का अपना अपना एक ब्राह्मणास होगा, है ना। ऋग्वेद का अपना अलग समरी बुक होगा, यजुर्वेद का अलग होगा, सामवेद का अलग होगा, वही यहाँ नाम दिया हुआ है। ये नाम एग्जाम में पूछा है इससे, ठीक है। नाम में आया क्या था मल में? ऐत्रेय ब्राह्मण देखो दिया होगा। ऋग्वेद का जो गाइडेंस है वो कहाँ मिलता है? ऐत्रेया में और कौस्तिकी, उसी का नाम है संख्यान। तो कौस्तिकी सेम है, कौस्तिकी संख्यान एक ही नाम है, ठीक है, एक ही ब्राह्मणास का नाम है। तो ऐत्रेया और कौस्तिकी ऋग्वेदा का एक्सप्लेनेशन बताता है, ठीक है। ऐत्रेया ब्राह्मण एग्जाम में आया था, ऋग्वेदा का एक्सप्लेनेशन ऐत्रेया ब्राह्मणास में दिया हुआ था, ये उसका आंसर था ऐत्रेयास। तो ऐत्रेयास और कौस्तिकी ब्राह्मण जो है इन द ऋग्वेदा का एक्सप्लेनेशन हम लोग को मिलता है। उसके बाद है देखो सामवेद। सामवेद में क्या है? पंचवेश, शादवेश, चंडोगय और जामनीय। देख रहे सब ना ऋषि मुनि लोग का भी नाम है, उन्हीं के नाम पे ब्राह्मणास किताब का नाम होता है, ठीक है। जामिनी देखो एक ऋषि मुनि का नाम था, जामिनी है, जमदग्नि है, ठीक है, ये सब ऋषि मुनि का नाम था, तो उन्हीं के नाम पे ब्राह्मणास का नाम है। तो जामी हो गया, सदविंश हो गया, चंडोगय हो गया, ठीक है, पंचविश हो गया, ठीक है। यजुर्वेद का कहा है? शतपथ ब्राह्मण। देखो ब्रैकेट में लिखा है ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट ब्राह्मण। यजुर्वेद का एक्सप्लेनेशन बहुत ही लंबा था और काफी पुराना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण जो है काफी मोटा किताब था, ठीक है। उसके बाद है तैतरिया और शतपथ यजुर्वेद से रिलेटेड है, ठीक है। फिर अथर्ववेद है जिसका गोपात नाम है, उस गोपात ब्राह्मण में हम लोग किसके बारे में मिलता है? अथर्ववेद के बारे में। ब्राह्मणास गाइडेंस बुक है, जैसे रेफरेंस बुक नहीं होता है, एक टेक्स्ट बुक होता है, एक गाइडेंस बुक होता है, रेफरेंस बुक समझ जाओ, ये तरह का हाँ ब्राह्मणास जो है किताब का नाम है, ठीक है।
हम लोग को ना समझने के लिए पहले इसी को पढ़ना पड़ता है। डायरेक्ट ऋग्वेदा पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले ब्राह्मणास पढ़ना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया ब्राह्मणास के बारे में। अगला देखो दिया है अरण्यकास के बारे में। द वर्ड अरण्य मीन्स फॉरेस्ट। अरण्य का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट टेक्स्ट आर ऑल्सो कॉल्ड अरण्यकास बिकॉज दे वर रिटन मेनली फॉर द हर्मिट एंड स्टूडेंट लिविंग इन द जंगल्स। जंगल वगैरह में जो स्कॉलर्स पढ़ने के लिए जाते थे या हर्मिट लोग रहते थे, हर्मिट का मतलब वही साधु संत लोग, ठीक है, ये लोग जंगलों में रहते थे, मोह माया से एकदम दूर चले जाते थे, सांसारिक मोह माया से जंगलों में रह करके उनको जो ना स्पेशल पावर्स मिलता था उनके ज्ञान के माध्यम से, उसको कहीं पे लिखते थे वो। मान लो किसी पत्ते के ऊपर लिख दिया, दीवारों पर लिख दिया, ठीक है, उस चीजों को ना हम जब लिख देते थे तो उसको अरण्यकास कहते थे। जंगलों में लिखा जाता था, उनके जो स्टूडेंट है वो पढ़ते थे, उसको पढ़ करके लिखते थे, अरण्यकास में था वो सब चीजें। ठीक है, तो अरण्यकास भी क्या है? किताब का है, किताब का नाम है अरण्यकास। ठीक है, अरण्यकास वेयर द कंडक्टिंग पोर्शन ऑफ द ब्राह्मणास। ब्राह्मणास जो किताब है, देखो उसका भी एक रेफरेंस बुक है जिसको अरण्यकास कहते हैं हम लोग। ठीक है, उसका भी रेफरेंस बुक अरण्यकास, यहाँ देखो लिखा है अरण्यकास आर द कंडक्टिंग पोर्शन ऑफ द ब्राह्मणास। यानी कि ब्राह्मणास के अंदर में कुछ एक्सपेरिमेंट अगर दिया है, उसको कंडक्ट करने के लिए जो प्रोसेस है वो अरण्यकास में दिया होता है। कंक्लूडिंग पोर्शंस, ठीक है, कंक्लूडिंग का मतलब होता है जैसे कि मान लो अंत में ना कुछ छूट गया ब्राह्मणास में, मान लो किसी ने लिखना भूल गए या कुछ इनकम्प्लीट रह गया, तो अंत में जाकर के अरण्यकास को भी जोड़ दिया जाता था, कंक्लूडिंग पोर्शंस। ठीक है, उपनिषद आर द फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। उपनिषद फिलोसॉफी होते थे, दर्शन शास्त्र होते थे। ठीक है, दे आर जनरली कॉल्ड वेदांत। उपनिषद को हम लोग वेदांता भी कहते हैं, यानी कि वेद अंत, जहां पे वेद खत्म हो जाती है वहां से उपनिषद स्टार्ट होता है। ठीक है, they came toward the end of the Veda. There are 108 Upanishad called Vrihadranya, the oldest Upanishad. ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना। Vrihadranya सबसे पुराना उपनिषद है। उपनिषद एक सीरीज है किताबों का, ठीक है, जिसमें अलग अलग दर्शनों के बारे में बताया गया है। ठीक है, लिटरेचर ऑफ द वैदिक ट्रेडिशन 600 BC से लेकर के 600 AD। ठीक है, यहाँ पे वैदिक ट्रेडिशन का लिटरेचर के बारे में पता चलता है, इसको हम लोग स्मृतिज भी कहते हैं। ठीक है, जिसे लिखा गया था, यानी कि जिसको हम रिमेम्बर करते हैं, स्मृति। कंप्राइजेज ऑफ 6 लिटरेरी वर्क। इस टाइम पे क्या क्या लिखा गया था? वेद अंग लिखा गया था, अलग अलग, जैसे वेदों का ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण का उपनिषद होता है, अरण्यकास होता है, वैसे एक वेद अंग होता है, वेदों का अंग, जिसको हम लोग वेद अंग कहते हैं। ठीक है, वेद अंग कोई सूत्रास भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, स्मृति हो गया, धर्मशास्त्र हो गया, महाकाव्य हो गया, महाकाव्य में रामायण महाभारत आ जाएगा। ठीक है, एपिक्स इसको कहते हैं हम लोग। पुराणास हो गया, वेदों का उपवेद होता है। जैसे कि ना वेद पढ़ने के लिए तुमको ग्रामर आना चाहिए ना, तो ग्रामर को पहले पढ़ना पड़ेगा ना। जैसे इंग्लिश में हम डायरेक्ट स्टोरी नहीं पढ़ते हैं, पहले छोटे क्लास में ABCD पढ़ाते हैं ना, तो वैसे यहाँ पर भी है, हम डायरेक्ट ऋग्वेद या ब्राह्मण से नहीं पढ़ेंगे, पहले संस्कृत का अलग अलग बेसिक्स अल्फाबेट पढ़ेंगे, मात्रा पढ़ेंगे, कैसे मात्रा दिया जाता है। ठीक है, तो वो पढ़ने के लिए हम लोग को वेद अंग और उपवेद पढ़ना पड़ता है पहले। ठीक है, फिर शाद दर्शनांश। शाद दर्शनांश क्या है? उपनिषद। उपनिषद में जो दर्शन शास्त्र के बारे में बताते हैं वो यहाँ पर दिया है। ठीक है, देयर आर 6 वेद अंग। देखो वेद अंग के बारे में दिया है, जैसे कि शिक्षा। शिक्षा में क्या दिया है? फोनेटिक्स के बारे में दिया है कि ना प्रत्यक्ष क्या माने कि उच्चारण कैसे करते हैं हम लोग, प्रोनाउंसिएशन। तो इन सब चीजों का प्रोनाउंसिएशन कहाँ दिया हुआ है? शिक्षा में दिया हुआ है। फिर आता है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र में क्या है? श्रातो सूत्र, शुल्भ सूत्र डील्स विद द सैक्रिफाइसेस। जितना भी अलग अलग क्रियाक्रम होता है ना, उन सब का प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, गृह सूत्र। गृह सूत्र का मतलब डील्स विद द फैमिली सेरेमनी। घर के अंदर जो पूजा पाठ होता है उसका पूरा प्रोसीजर कहाँ पे दिया है? गृह सूत्र में। आर्यंस का जो घर होता है उनके अंदर में किस तरह का पूजा पाठ होना चाहिए, सूर्य भगवान को सुबह सुबह पूजा करना चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, घर के अंदर अगर मंदिर है तो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, पूजा कब कब करनी चाहिए। ठीक है, रात के समय पूजा नहीं करनी चाहिए, शाम में करनी चाहिए या सुबह में करनी चाहिए। ये सारा का सारा चीज गृह सूत्र में दिया है। ठीक है, धर्म सूत्र डील्स विद वर्णा एंड आश्रम। ठीक है, जैसे कि आश्रम हो गए, स्कूल हो गए, या अलग अलग वर्णों का जो अलग अलग रिचुअल्स है कि कौन सा वर्ण किस भगवान को पूजा कर सकता है। जैसे कि शूद्र वर्ण होते थे ना, उनको सभी भगवान को पूजा करना अलाउड नहीं था, उनको बताया गया था कि आप कौन से भगवान की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, वो सब कहाँ लिखा होता था? धर्मशास्त्र, धर्म सूत्र में। ठीक है, अगला है व्याकरण। व्याकरण का मतलब हिंदी ग्रामर, ग्रामर को व्याकरण कहते हैं। तो देखो अष्टाध्यायी, पनिनी जो थे ना, पनिनी ऋषि मुनि थे, उन्होंने किताब लिखा अष्टाध्यायी। पनिनी ने लिखा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी कहा जाता है ओल्डेस्ट ग्रामर बुक, पूरा का पूरा ओल्डेस्ट ग्रामर बुक है ये। ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया का। ठीक है,
अगला देखो दिया है निरुक्त। निरुक्त मिला। एंटीमोलॉजी। एंटीमोलॉजी मतलब ये तरह का डिक्शनरी होता था, जैसे आज के टाइम पे ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी चलता है, सारा वर्ड ऑलमोस्ट 90% वर्ड्स तुमको वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो पुराने जमाने का सबसे पुराना डिक्शनरी का नाम देखो दिया है निरुक्त। ठीक है, निरुक्त बेस्ड ऑन द निघांतु और कश्यप। कश्यप ऋषि का नाम है जिन्होंने ना वो डिक्शनरी बनाया था, कश्यप ऋषि। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट वैदिक वर्ड। कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड होते थे उस टाइम के लोगों को ना प्रॉब्लम होता था याद करने में, तो उसके बारे में डिक्शनरी में मीनिंग दिया होता था कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पे। ठीक है, निरुक्ता इज द ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड। इसको अंडरलाइन कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। नेम ऑफ द ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, निरुक्त। फिर आएगा देखो छंद। छंद में क्या दिया होता है? मैट्रिक्स दिया है, चंद सूत्र देखो दिया है। पिंगल जो है, पिंगल एक ऋषि मुनि का नाम है जिन्होंने किताब लिखा जिसका नाम दिया छंद सूत्र। छंद सूत्र में हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? नहीं, मैट्रिक्स का मतलब 1 2 3 4 न्यूमेरिकल्स। मैट्रिक्स 1 किलो कितना होता है, 1 पाव कितना होता है, 2 किलो 250 ग्राम कितना होता है, वो मैट्रिक्स पूरा जो है वो देखो इस किताब में दिया है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के बारे में छंद सूत्र। ठीक है, अब उसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमी यानी कि ज्योतिष विद्या या ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, वेदांग ज्योतिषा। देखो लगध मुनि जो है ना, उनको कहा जाता है इन्होंने किताब लिखा वेदांग ज्योतिषा, ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट। जितने भी ज्योतिष लोग होता है ना, पंडित जी लोग, वो लोग देखो ये किताब पढ़ता है ये वाला। अगर ज्योतिष विद्या जानना होता है सबसे पहला किताब यही पढ़ना होता है, सबसे पुराना किताब यही है ज्योतिष विद्या के ऊपर में जो लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें अलग अलग ग्रहों के बारे में, नक्षत्र के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, 6 फेमस स्मृति, 6 अलग अलग स्मृति के बारे में देखो दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे कि पहला है मनुस्मृति। ये सब देखो बाद में लिखा जाएगा, जब गुप्ता काल आएगा, गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड, उस टाइम पीरियड में लिखा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे इसलिए याद करते हैं क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है सब। ठीक है, मनुस्मृति कब लिखा गया था? प्री गुप्ता, गुप्ता पीरियड के पहले वाले टाइम में मनुस्मृति को लिखा गया था। ठीक है, ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट यानी कि कमेंटेटर्स कौन कौन है इसमें? विश्वरूप, मेघाती, गोविंदराज, कुलुक भट्ट। जब गुप्ता इस पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि राजाओं के दरबार में ना अलग अलग एक्सपर्ट लोग होते थे, ज्ञानी पंडित लोग होते थे, उन्हीं का नाम देखो यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो मनुस्मृति के ऊपर में अलग अलग पंडित लोग, अलग अलग बुद्धिमान लोग कमेंट करते थे कि जो मनुस्मृति में कहा गया क्या सही है कि गलत है उनके हिसाब से, क्योंकि मनुस्मृति में ना बहुत सारी ऐसी चीजें भी दी गई है। ठीक है, जैसे कि वो एंटी वुमेन इन कैरेक्टर है, जहाँ पे महिलाओं के विरोध में बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत सारे ऋषि मुनियों ने बताया कि ये सब चीजें मनु ने गलत लिखी है मनुस्मृति में। ठीक है, आगे देखो दिया है याज्ञवल्क्य स्मृति। प्री गुप्ता पीरियड में याज्ञवल्क्य ऋषि मुनि के द्वारा स्मृति लिखा गया था, उसका नाम है याज्ञवल्क्य स्मृति। इसके देखो कमेंटेटर का नाम दिया है विश्वरूप और जीमुवरन। ठीक है, विजनेश्वर है, अपरका है। फिर देखो तीसरा नंबर पे नारद स्मृति, गुप्ता पीरियड के टाइम पे लिखा गया था नारद स्मृति, नारद मुनि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद है देखो पराशर स्मृति, पराशर के द्वारा लिखा गया पराशर स्मृति। बृहस्पति मुनि के बारे में, मुनि के द्वारा लिखा गया बृहस्पति स्मृति। फिर है कात्यायन, कात्यायन भी देखो ऋषि मुनि है, कात्यायन स्मृति लिखे है। ठीक है, तुम लोगों को खाली ये याद रखना है कि ये स्मृति जो लिखा गया है ये किस काल में लिखा गया, गुप्ता पीरियड में लिखा है, प्री गुप्ता में लिखा है, किस टाइम में लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या लिखा है ये नहीं जानना है, ये हम लोग का नहीं है पढ़ने का। ठीक है, कमेंटेटर्स का नाम किसका पढ़ना है? मनुस्मृति का पढ़ना, और जो यहाँ पे दिया याज्ञवल्क्य स्मृति, ये दो का। ठीक है, बाकी का नहीं। देयर आर 2 महाकाव्य। महाकाव्य के बारे में हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ना, सब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि रामायण, रामायण किसके द्वारा लिखा गया था? वाल्मीकि। बस, जैसे पूछेगा नहीं, बहुत इजी हो जाएगा ना, सभी को पता होता है, पूछेगा नहीं वाला। रामायण को हम लोग आदि काव्य भी कहते हैं क्योंकि सबसे पूरी दुनिया का सबसे पुराना एपिक है ये। ठीक है, अब इसमें कितना श्लोक है ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला आ जाओ तुम महाभारत में, वेद व्यास। ठीक है, लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट जब बोलेगा तो रामायण हो जाएगा, और लॉन्गेस्ट बोला तो महाभारत, क्योंकि महाभारत का जो कार्यकाल बहुत लंबा था। ठीक है, देखो यहाँ पे तुमको देखना है महाभारत ना अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है। यहीं पे देखो दिया है जय संहिता, चतुर्विनाशी संहिता, शास्त्री संहिता, ये सब अलग अलग चैप्टर्स वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके नीचे देखो दिया हुआ है भगवत गीता इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम भीष्म पर्व। महाभारत का एक चैप्टर है भीष्म पर्व, वहां से भगवत गीता भी लिया गया। जिस समय ना महाभारत का लड़ाई हो रहा होता है, अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान उपदेश जब दे रहे होते हैं, वो उपदेश के बारे में हम लोग भगवत गीता में पढ़ते हैं, वो उपदेश वाला पीरियड। महाभारत तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो उपदेश वाला जो पीरियड है उसको हम लोग पढ़ते हैं भगवत गीता में।
ठीक है, भगवत का मतलब होता है जो भगवान के मुंह से निकली हुई बातें हैं, भगवत गीता में जो है। ठीक है, शांति पर्व, शांति पर्व कौन सा है? लार्जेस्ट पर्व ऑफ महाभारत। ठीक है, लार्जेस्ट पर्व ऑफ महाभारत है शांति पर्व। ठीक है, अगला देखो दिया है पुराना। पुराना मीन्स द ओल्ड, सबसे पुराना जो है जिसमें पुरानी कहानियों के बारे में, पुराने रिचुअल्स के बारे में बताया गया है, वो पुरानास में लिखता है। पुरानास भी एक किताबों का वैदिक लिटरेचर का कैटेगरी है। ठीक है, जैसे कि तुमने सुना होगा मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, है ना, अलग अलग देवता, अलग अलग अवतारों के ऊपर में अलग अलग पुराण बना हुआ है। जैसे कि देखो विष्णु भगवान का 10 अवतार है ना, उस 10 अवतार पे 10 अलग अलग पुराण बना हुआ है, जिसमें कहानी बताई जाती है कि किस तरह से भगवान ने बुराई का सर्वनाश करने के लिए एक अवतार लेकर के धरती पर आए थे और मानव कल्याण के लिए पूरा का पूरा अपना एक्शंस वगैरह किए थे। ठीक है, तो मत्स्य पुराण जो है वो कहता है कि विष्णु भगवान ने धरती पर सबसे पहले एक मछली का अवतार लिया था, तो उसमें पूरा कहानी बताया हुआ है मत्स्य पुराण में। ठीक है, तो ऐसे करते करते पूरा 10 का 10 है, और विष्णु पुराण में 10 का 10 अवतार एक साथ बताया गया कहानी के फॉर्म में, कि 10 अवतार किस किस समय किस किस युग में लिया जाता है। ठीक है, भगवत गीता, विष्णु, वायु पुराण, ब्रह्मनाथ पुराण, ये भी अलग अलग पुराण से यहाँ पर। अगला देखो उपवेद, ऑक्सिलरी वेदा वे ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद वेदा। देखो ये चार्ट दिया हुआ है ना यहाँ पर, जैसे कि आयुर्वेद, आयुर्वेद का जो आयुर्वेद है ना एक तरह का उपवेद है जो किससे जुड़ा हुआ है? ऋग्वेद। ये तुम लोग को याद करना है, ये एग्जाम में आता है चार्ट वाला, किससे जुड़ा हुआ है? आयुर्वेद है, मेडिसिन से जुड़ा हुआ है ऋग्वेद। फिर गंधर्व वेद जो म्यूजिक से जुड़ा हुआ है, किससे है? सामवेद, क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना सामवेद होता है ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक। ठीक है, फिर देखो धनुर्वेद, धनुर्वेद मतलब जो जिसमें धनुर्विद्या के बारे में, धनुष्वाण के बारे में, किसमें है? यजुर्वेद में है। ठीक है, फिर देखो शिल्प वेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद से जुड़ा होगा। शिल्प वेद का मतलब क्या होता है? जो शिल्प शास्त्र से जुड़ा है, यानी कि मिट्टी के मदद से मिट्टी को गीला करके हम आकृति बनाते हैं, एक उसका स्कल्पचर बनाते हैं, वो जो विद्या है वो कहाँ पे मिलता है? शिल्प वेद में, जो जुड़ा हुआ किससे है? अथर्ववेद से। ये याद करने वाला है। ठीक है, इसको याद करना है। अगला इंपॉर्टेंट है देखो, जिसमें ना अलग अलग स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है उपनिषद में, जिसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। हमारे इंडिया में सबसे पुराना जो उपनिषद का टीचिंग्स था, जो कि धर्म से अलग है थोड़ा, जिसमें हम लोग ना सीक्रेट या ट्रू नॉलेज या यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं, साइंटिफिक चीजों के बारे में बात करते हैं, उसमें यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को 6 अलग अलग स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है, यानी कि अलग अलग ऋषि मुनि का अलग अलग जो सोच था, उसी के बेसिस पर 6 अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग स्कूल्स बनाए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो दिया संख्या, संख्या दर्शन, यानी कि संख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी। अब देखो इसमें तुम लोगों को क्या याद करना है? फिलोसफी के अंदर क्या है वो नहीं पढ़ना है, खाली देखना है फाउंडर किसने किया और उस किताब का नाम क्या है। किताब से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाम, किसने फाउंड किया था। जैसे कि संख्या का फाउंडर कपिला, कपिला ने फाउंड किया संख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी। योगा स्कूल ऑफ फिलोसफी पतंजलि। ठीक है, तो पतंजलि ऋषि मुनि जो थे उन्होंने योगा का पूरा इन्वेंशन किया, डिस्कवरी किया, और योगा का सारा आसन उन्होंने बताया था, पतंजलि। ठीक है, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन किसने किया? अक्षयपाद गौतमा, या गौतमा भी कहते हैं इनको। ठीक है, वैशेषिका दर्शन, इसको कन्नड़ कहते हैं, कन्नड़ भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। ठीक है, उलुका कन्नड़ या कन्नड़ जो साउथ इंडिया में हुआ था। ठीक है, फिर है मीमांसा या पूर्व मीमांसा, एक ऋषि मुनि थे जामिनी, जामिनी ने इसका इन्वेंशन किया था। ठीक है, मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी। फिर है वेदांत या उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, बद्रायन नाम के ऋषि मुनि थे ये। जब यूपीएससी का तैयारी करता है ना, यूपीएससी में हल्का सा एक लाइन पढ़ना पड़ता है कि इस फिलोसफी के अंदर में 2-3 लाइन पढ़ना पड़ता है किस चीजों के बारे में बात किया गया था, लेकिन तुम लोगों को नहीं करना, एसएससी में नहीं आता है क्वेश्चन। ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया, ऋग्वेदा का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका सोर्स ऑफ नॉलेज हम लोग को कहाँ कहाँ से मिलता है। पहला हम लोग देखे थे बोझको इंस्क्रिप्शन था, जिसमें वर्णों के बारे में पता चला था हम लोग को। फ्रॉम द नेम्स ऑफ रिवर एंड माउंटेन, अब देखो रिवर और माउंटेन के नामों से भी हम लोग को पता चलता है इसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट क्या है। ठीक है, जैसे टाइम हो गया क्या? एक काम करते हैं, ये जियोग्राफिकल एरिया अगले क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो लोग यहाँ